अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी नागफनी। नेक्स्ट एपिसोड। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। मैं कब्रिस्तान से बाहर जाने के लिए कदम उठाने लगा। फूल बाहर तक मुझे छोड़ने आई। बाहर पहुंचकर जब वो दोबारा कब्रिस्तान में वापस जाने लगी तो ना जाने क्यों मैं भूल गया कि वो कौन है। उसे काम सी बेवकूफ सी लड़की समझकर पूछ बैठा, कब्रिस्तान में तुम्हें डर नहीं लगेगा फूल? उसने गौर से मेरी तरफ देखा। बाहर सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स रोशन थी, जिनकी टिमटिमाती हुई रोशनियों में उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं और उन चमकती हुई आंखों में सुरख डोरे दौड़ रहे थे। फिर वो मुस्कुराई और बड़े नाज से कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए बोली, यहाँ के रहने वाले मुझसे डरते हैं। उन सायों ने जो नजर नहीं आते थे और उन सरसराहटों ने जो सुनाई नहीं देती थीं, मुझे मेरे घर के दरवाजे तक पहुंचाया। रास्ते में चौरंगी पर खड़े हुए चंद कांस्टेबलों ने रास्ता रोककर पूछा, इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? दोस्त के यहाँ पढ़ने गया था। मैंने उन्हें अपनी किताबें दिखाते हुए जवाब दिया, इतनी रात तक मत पढ़ा करो वरना अंधे हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा और जाने की इजाजत दे दी। घर में रोशनी हो रही थी। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ डाला और पूरी कुव्वत से मेरी पीठ पर घुंसा रसीद किया। आंखों के सामने सितारे रक्स करने लगे। कहाँ गए थे मरदूद? आवाज अब्बा जी की थी। वो बहुत गुस्से में थे। अम्मा जी की हालत बहुत खराब है, भाईजान ने कहा। कई डॉक्टर नाउमीदी का इजहार कर गए हैं। उनके ख्याल में खुदा न करे अम्मा जी सुबह नहीं कर सकेंगी। वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र उन्होंने मुझसे इतनी रात तक गायब रहने का सबब दरियाफ्त नहीं किया। मैं किताबें एक तरफ फेंक कर अम्मा जी के कमरे की तरफ भागा। उनकी आंखें खुली थी लेकिन वो किसी को देख नहीं सकती थीं। होंठ जुम्बिश कर रहे थे लेकिन उनसे इतनी मध्यम आवाज निकल रही थी कि उसे सुनना तो आसान था लेकिन समझना मुश्किल। मैंने उनके होंठों से कान लगाए तो वो टूटी हुई आवाज में कह रही थी, मेरे नदीम की हिफाजत फरमाइयो मेरे मालिक। मैंने अपने नदीम को तेरी पनाह में दिया। मैं आ गया हूँ अम्मा जी, मैंने चीखते हुए कहा। उनकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई तो मैंने उन्हें झंझोड़ डाला। मेरी तरफ देखिए अम्मा जी, मैं घर आ गया हूँ। पुश्त की जानिब से अब्बा जी की आवाज आई, तुम्हारी माँ मर चुकी है। खुदा न करे, गजल की अम्मी ने कहा। उनकी आवाज सुनकर मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ। वो अम्मा जी के सरहाने बैठी थी। मैंने उनकी गोद में सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। क्या हो गया है अम्मा जी को? वो मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। ये रोने का वक्त नहीं है, दुआ का वक्त है। अम्मा जी को पहले सिर्फ राना नजर आया करती थी। उस रात वो उन सब अजीजों को देख रही थी जिन्हें मरे हुए अरसा हो गया। किसी को सलाम करती थी, किसी को दुआ देती थी, किसी से खैरियत दरियाफ्त करती थी और किसी से मुंह बसोर कर कहती थी, मेरा नदीम राना को ढूंढने ना जाने कहाँ चला गया है। मगर अपने गिरदो पेश से बिल्कुल बेखबर थी। मेरी तबीयत कुछ संभली और आंसू बहना बंद ना हुए तो मैंने गजल की अम्मी से पूछा, कब से यह हालत है? सुबह तक अच्छी भली थी, मामूल का काम करती नहीं। दोपहर से पहले गजल घर आई तो उससे ये मालूम करके कि स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई है, कुछ परेशान सी नजर आने लगी। गजल ही से रक्षी के घर फोन करवाया। वहां से मालूम हुआ कि तुम उनके यहाँ नहीं हो। मैंने समझाया कि लड़का है, दूसरे लड़कों के साथ खेल कूद में लग गया होगा। इसी असना में तुम्हारा कोई हम जमात घर आकर उन्हें यह इतला दे गया कि स्कूल से तुम्हारा नाम काट दिया गया है और ये कि तुम तो सुबह ही स्कूल से घर चले आए थे। इस खबर से उनकी परेशानी में इजाफा होने लगा। फिर तुम्हारा फोन आया जिसे गजल ने वसूल किया। वो भागी हुई उन्हें बुलाने आई तो उसने उन्हें बावर्ची खाने की दहलीज पर बिल्कुल इसी हालत में पड़ा पाया जिसमें तुम इन्हें देख रहे हो। अब तक 3 मुख्तलिफ डॉक्टरों से इनका मुआयना कराया जा चुका है। सभी नाउमीदी का इजहार कर चुके हैं। एक डॉक्टर तो इतना शरीफ था कि उसने यहाँ आने जाने की फीस भी नहीं ली। भाईजान भागे भागे फिर रहे थे। उन मेडिकल स्टोर से जो रात भर खुले रहते थे दवाएं लेकर आ रहे थे। अपने हाथों से अम्मा जी को दवाएं पिला रहे थे। गजल के घर जाकर अजीजों को फोन कर रहे थे। अब्बा जी की हालत नीम मुर्दों जैसी थी। हाथ में तस्बीह लिए मुंडे पर बैठे थे। ना होंठ हिल रहे थे, ना तस्बीह के दाने गिर रहे थे। कभी कभी सर उठाकर अम्मा जी की तरफ देख लेते, फिर नफी में सर हिलाते हुए मुंडे की पुश्त से टेक लगा लेते। अजान फजर के वक्त अम्मा जी की हालत कुछ संभली। उनकी आदत थी कि अजान की आवाज़ सुनते ही सर पर दुपट्टा ले लेती थी। अजान की आवाज़ आई और उनके हाथ जिस्म पर पड़े हुए दुपट्टे को गिरफ्त में नहीं ले सके तो उन्होंने हाथों ही से अपना सर ढांप लिया। अजान के बाद उन्होंने उठने की भी कोशिश की, गोया नमाज के लिए उठना चाहती हूँ। फिर उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। नहीफ सी आवाज़ में होंठों से वो शेर अदा होने लगा जिसे रोटी पकाते हुए और आटा गूंथते हुए, रज़ाई में डोरे डालते हुए या इसी किस्म का कोई दूसरा काम करते हुए वो इंतहाई जोश और जज्बे के साथ गुनगुनाया करती थीं। जब मदीने का मुसाफिर कोई पा जाता हूँ, हसरत आती है वो गया मैं रह जाता हूँ।
शेर मुकम्मल होने से कबल उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। गजल की अम्मी ने उनकी गर्दन सीधी की, नाक के आगे हाथ की पुश्त रखकर सांस की आमदोरफ्त का अंदाजा लगाने की कोशिश की। कुछ समझ में नहीं आया तो नब्ज देखी, फिर अम्मा जी के सीने से कान लगाया और आखिर में इन्ना लिल्ला पढ़ते हुए उनके जिस्म पर पाइंती की चादर डाल दी। अम्मा जी चली गईं। उनके जाने के बाद मालूम हुआ कि कितना बड़ा सतून था जो अचानक गिर गया और कितना बड़ा सहारा था जो मौत के बेरहम हाथों ने मुझसे छीन लिया। हमने उन्हें राना की बगल में लिटा दिया, कब्र पर ब्लॉक लगा दिए, मिट्टी डाल दी गई, फातिया पड़ी और घर वापस आ गए। कई रोज तक मुझ पर सख्ता सा तारी रहा। अब्बा जी ने फोटोग्राफर से कहा था, तुमने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है। उसने मुझे कत्ल किया हो या ना किया हो, मैंने अलबत्ता अम्मा जी को कत्ल कर दिया था। उनकी मोहब्बत के जवाब में मैंने हमेशा उन्हें सदमे ही दिए। सख्त जान थी कि सदमों पर सदमे बर्दाश्त किए जा रही थीं, फिर भी मेरी मोहब्बत का नाम भर रही थी। नज़ा की कैफियत तारी थी, डॉक्टर जवाब दे चुके थे। इस आलम में भी उन्होंने मुझे फरामोश नहीं किया। मरने से कुछ देर पहले तक मेरे अल्लाह मेरे नदीम को अपनी हिफाजत और पनाह में रखियो कहती रही थी। भाईजान ने ना जाने किस तरह बाकी पर्चों का इम्तिहान दिया। पहले की तैयारी थी जो उस वक्त काम आई। मेरा नाम एक ऐसे दीनी मदरसे में लिखवा दिया गया जहां दीन के साथ दुनिया की तालीम भी दी जाती थी और वहां के तलबा बाकायदा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के इम्तिहानात में शरीक होते थे। अकामती मदरसा था, तलबा को वहीं रहना पड़ता था। सिर्फ खास मौक़ों पर 1 या 2 दिन के लिए घर जाने की इजाज़त मिलती थी। मैं नहीं कह सकता कि मदरसे की बरकत थी या अम्मा जी दुनिया से जाते हुए सारी बलाओं को बैन बटोर कर अपने साथ ले गई। मेरी साबका कैफियत अचानक दूर हो गई। नजर न आने वाले साए और सुनाई ना देने वाली आवाज़ें ऐसी गायब हुई गोया उनका कोई वजूद ही ना हो। मैं उनको महसूस करने का आदी सा हो गया था। चंद हफ्तों तक बड़ा अजीब सा लगा। सन्नाटा फैलता, बिजली जाती या तन्हा होता तो उन कैफियतों का इंतजार करने लगता और जब किसी भी किस्म का कोई एहसास ना होता तो घुटन सी तारी होने लगती। फिर आहिस्ता आहिस्ता घुटन भी इख्तिताम को पहुंची। इसके बरक्स सुकून और आराम महसूस होने लगा। मदरसा में आने के बाद कई माह तक मैंने घर का रुख नहीं किया। कई रोज़ की छुट्टियां भी आईं। साथी तलबा अपने अपने घरों पर गए और तरह तरह के हलवों, मिठाइयों, अचारों और खुश्क मेवों से भरे मर्तमान लेकर हंसते हुए वापस आ गए। मैं जाता तो किसके पास जाता। अब्बा जी जुबान से तो कुछ न कहते थे, लेकिन उनकी आंखें और उनके लहजे से साफ मालूम होता था कि उन्हें मुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। भाईजान इम्तिहान देकर फारिग हो चुके थे। खुद ही मिलने के लिए मदरसे में आए और बताया कि आर्जी तौर पर उन्होंने एक मेडिकल स्टोर में मुलाजमत कर ली है। उनकी A1 लाने की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल चुकी थीं। कहते थे कि B ग्रेड भी आ गया तो समझूंगा कि मेहनत सवारत हो गई। मैंने पूछा, भाभी का क्या हाल है? किसका? रक्षी भाभी का। हकीकत यह है कि मैंने रक्षी को भाभी की हैसियत से कबूल कर लिया था और कभी कभी तो ताज्जुब किया करता कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो गया। भाईजान हंस पड़े। दिन रात यही दुआ करती रहती है कि मैं A1 ले आऊं। इधर उधर की चंद बातें करके वो चले गए। 9वीं जमात के सालाना इम्तिहान से कबल एक जुमे को सुबह से शाम तक के लिए घर गया। घर की वीरानी देखकर दिल भर आया। दरो दीवार से हसरत टपक रही थी। अब्बा जी जुमे को पूरे दिन दुकान बंद रखने लगे थे और सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और बड़ी बेदिली के साथ पूछा, शाम तक के लिए आए हो या कल सुबह जाओगे? मदरसे से तो यही सोच कर गया था कि एक रात भी घर पर गुजारूंगा, लेकिन वहां की डस लेने वाली खामोशी और उदासी को देखकर 1 मिनट भी ठहरने के लिए दिल नहीं चाह रहा था। असर के बाद चला जाऊंगा, मैंने धीमी आवाज में कहा। मेरे कमरे के फर्श और फर्नीचर पर कई इंच गर्द जम रही थी। बिस्तर लगा हुआ था और उसकी चादर को झाड़ा तो गर्द में नहा गया। जैसे तैसे उसे साफ किया। फिर उन किताबों को जो सिस्टर कैथरीन ने दी थी और उन किताबों को जिन्हें मैंने शब रोज की मेहनत के बाद इकट्ठा किया था, एक जगह जमा करके अपने साथ मदरसे में ले जाने के लिए मेज पर रखा। फिर पलंग पर लेट गया और उन दिनों को याद करने लगा जब राना और अम्मा जी हमसे रूठ कर नहीं गई थीं। कैसी चहल पहल रहा करती थी हमारे घर में, कैसी रौनक थी। घर का एक एक गोशा कितना प्यारा मालूम होता था। ख्यालात की रौ को गजल की आवाज ने तोड़ दिया। वो मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी मुझे आवाज दे रही थी। खुशी के बायस उसका पूरा चेहरा तमतमा रहा था। इतनी खामोशी से आ गए भाई जी। अब्बा जी ना बताते तो हमें मालूम भी ना होता कि आप घर आए हुए हैं। दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ, मैंने कहा। अब एक कुर्सी को झाड़ो और उस पर बैठ जाओ। वो अंदर आ गई और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से हैरत ज़दा अंदाज में वहां के गर्दो गुबार को देख रही थी। भाई जी, वो बोली, कुर्सी को झाड़ने के बजाय क्यों ना आपके पूरे कमरे को झाड़ू लगाकर साफ कर दूं? किसके लिए? मैं तो नमाज जुमा के बाद मदरसे में वापस चला जाऊंगा। ठहरेंगे नहीं? उसका मुंह लटक गया। नहीं, अगली मर्तबा आऊंगा तो 2-3 दिन ठहरने की इजाजत लेकर आऊंगा।
तुम्हारी ज्योमेट्री का क्या हाल है? उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। ज्योमेट्री में तो अब मुझे 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। मैं अभी आपको अपनी कॉपी लाकर दिखाऊंगी तो आप भी खुश हो जाएंगे। बैठ जाओ गजल। उसने एक बार फिर उजड़े हुए कमरे पर नजर दौड़ाई, कुर्सी की तरफ बढ़ी और उसे झाड़कर खांसने और हंसने लगी। भाई जी, उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोज के रोज घर आ जाया करें और सुबह होते ही अपने स्कूल चले जाया करें। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हमारा मदरसा अकामती है। तालिब इल्मों के लिए रात दिन वहाँ रहना ज़रूरी है। क्यों, क्या वहाँ रात दिन पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो तुम्हारे स्कूल जितनी ही होती है, अलबत्ता 5 वक्त की नमाजों में हाजिरी ली जाती है और मगरिब के बाद दरसे कुरान में शिरकत करना पड़ती है। जुमा को तो छुट्टी होती होगी, जुमा ही को आ जाया करो। आ तो गया। मैं हर जुमा की बात कर रही हूँ, हर जुमे का वादा तो नहीं करता। हाँ, कभी कभी आ जाया करूँगा। चलिए, यूं ही सही। उसने कहा, अब मैं जाऊँ? मुझसे पूछ कर आई थी। वो हंसने लगी। आपका नाम सुनते ही भागी चली आई थी। वैसे भाई जी, जब से आप गए हैं हर तरफ सुनसानी सी फैल गई है। मैं उसे क्या बताता कि सुनसानी मेरे जाने से नहीं, अम्मा जी के जाने से फैली है। अच्छा भाई जी, वो खड़ी होती हुई बोली, अब जुमा की नमाज के बाद आपसे मुलाकात होगी। एक बात बताऊं, अब मुझे पूरी नमाज याद हो गई है, दुआए कनूत समेत। सिर्फ याद ही हुई है या पढ़ने भी लगी हो? 3 वक्त की पढ़ती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ईशा की इसलिए नहीं पढ़ पाती कि अजान से पहले नींद आ जाती है, और फजर की इसलिए छूट जाती है कि आंखें नहीं खुलती। मैंने कहा, मैं भी एक बात बताऊं, जो लोग ईशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं उन पर रात भर फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं, और जो लोग फजर की नमाज जानबूझकर छोड़ देते हैं उन्हें दिन भर फरिश्तों की लानत का शिकार होना पड़ता है। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। फिर तो मैं 1 वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं करूंगी। गजल के जाने के बाद मैंने गुस्ल किया। इसी दौरान में भाईजान भी आ गए। उनका मेडिकल स्टोर जुमा के दिन भी खुलता था। जुमा की नमाज के लिए सिर्फ 3 घंटे की छुट्टी होती। अजान के बाद हम तीनों बाप बेटे एक साथ नमाज पढ़ने के लिए गए। मस्जिद जाते हुए मैदान पार करके उस हिस्से से गुजर हुआ जहां झोंपड़ियां हुआ करती थीं। अब वहां जोरों शोर से तामीर का काम हो रहा था। बुनियादें रख दी गई थी और कई फुट ऊंची दीवारों का चारों तरफ जाल सा फैल गया। उसे देखकर फूल याद आ गई। फूल याद आई तो ये भी याद है कि फूल नहीं थी, नागफनी थी। और नागफनी ने, जो नागफनी नहीं थी, फूल बन चुकी थी कब्रिस्तान की उस तारीक रात में जिसमें मैं जिंदा दफन होते होते बचा था। मगर अम्मा जी की जिंदगी की वो आखिरी रात साबित हुई। मुझे 25 लाख रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि वो रुपए मेरे कमरे के फर्श के नीचे एक मटके में रख दिए जाएंगे। मेरे लिए नमाज पढ़ना 2 भर हो गया। जैसे तैसे नमाज पढ़कर जब हम लोग मस्जिद से बाहर निकले तो मैंने अब्बा जी और भाईजान से उस खजाने का जिक्र किया जो मेरे कमरे में मदफून था। अब्बा जी चलते चलते रुक गए। आंखें निकालकर मुंह से झाग छोड़ते हुए बोले, उस मनहूस गंजी ने अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा है। आखिर वो चाहती क्या है? कितना मिटाएगी हमें? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। बुढ़ापे के 2 मासूम सहारे हैं। क्या उसे उस वक्त सुकून मिलेगा जब वो बीवी और बेटी की तरह इन दोनों को भी मुझसे छीन लेगी? ये बात नहीं है अब्बा जी। उसने दोबारा घर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए तो मैंने दबे दबे अल्फाज में कहा, दरअसल मेरे ख्वाबों में कई रोज से एक बुजुर्ग आ रही हैं और जब भी आती हैं मुझसे एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे कमरे के फर्श के नीचे 25 लाख रुपए दफन है। उस मक्कार और झूठी ने तुम्हें भी मक्कार और झूठा बना दिया है। दीनी मदरसे में पढ़ते हो और तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि झूठा ख्वाब बयान करना कितना बड़ा गुनाह है, उन्होंने कहा। फिर उनका लहजा मध्यम हो गया। प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, वो कमीनी तुम्हारे हाथ पर चांद और सूरज लाकर रख दे तब भी उसकी बातों में ना आना। हम लोग कराची के जिस हिस्से में रह रहे हैं, किसी जमाने में वहां जंगल हुआ करते थे। पहले कभी कोई आबादी नहीं थी। जिस जमीन पर हमारा घर है वो पहली बार बनाया गया है। मदफून खजाने उन कदीम घरों में मिलते हैं जो सैकड़ों साल पुराने हों। कदीम जमाने के लोग बैंकों का निजाम ना होने के बाइस अपनी जमाशुदा रकम जमीन में दफन कर दिया करते थे, और उनमें कुछ ऐसे होते थे जो किसी को उस रकम के बारे में बताए बगैर मर जाते। बरसों बाद जब तामीर या मुरम्मत के सिलसिले में खुदाई की जाती थी तो वहां से रकम बरामद होती थी। इस घर के फर्श से, जिसे पहली बार खुद हमने बनाया है, खुद सोचो मेरे बेटे हमें क्या मिलेगा। अब्बा जी ठीक कह रहे थे, मगर झूठ मैंने भी नहीं कहा था। फूल मुझे खुदा बनाना चाहती थी, बिल्कुल वैसा ही खुदा जैसा उसने फिरौन को बनाया और नमरूद और शद्दाद को बनाया। और इसीलिए मेरी बेहतरीन परवरिश के लिए उसने मेरे कमरे के नीचे मटके में दबाकर 25 लाख रुपयों की खतीर रकम रख दी। मैं खुदा बनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस रकम को भी ठुकराना नहीं चाहता था। अगर वो धोखा दे रही थी तो इस बार उसका धोखा कामयाब नहीं हो सकता था। अब्बा जी को यह बात समझाना मुश्किल थी, इसलिए मैं खामोश हो गया। वो कब्र में पांव लटकाए बैठे थे, इसलिए उन्हें दुकान से जो पैसे मिल जाते थे उन्हीं को गनीमत जानते। उन्हें अपने बेटों से तो मोहब्बत थी, उनके शानदार मुस्तकबिल से कोई गर्ज नहीं थी।
और ये बात कि मेरी तमाम तर गलतियों, लग़ज़िशों और कोताहियों के बावजूद वो मुझसे मोहब्बत करते थे, मुझे मस्जिद से निकलते वक्त ही मालूम हुई थी। इससे पेशतर तो उनके अंदाज़े गुफ्तगू से यही समझता रहा था कि अम्मा जी की मौत का जिम्मेदार वो मुझे गर्दानते हैं। खाने का इंतज़ाम गज़ल के घर वालों ने किया। भाईजान ने बताया कि अम्मा जी की मौत के कुछ ही दिनों बाद हर जुमे को पाबंदी से गज़ल के यहाँ से खाना आने लगा था, क्योंकि हफ्ते में वही एक दिन ऐसा होता था जब भाईजान और अब्बा जी घर पर इकट्ठा होते, वरना आम दिनों में तो दोनों अपने अपने ठैये पर बाजार का खाना खाते। शुरू में अब्बा जी ने थोड़ा सा एहतजाज किया, गज़ल के अब्बू से खासा झगड़ा भी हुआ, लेकिन बाद में उन्हें हार मानना पड़ी। खाने के मुआवजे की अदायगी का तरीका उन्होंने ये निकाला कि कभी अब्बा जी दुकान से वापस आते हुए गज़ल के लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले आते और कभी भाईजान। इन तोहफों पर भी हंगामा हुआ। अब्बा जी ने साफ साफ कह दिया कि अगर गज़ल मेरी बेटी और मेरे बेटों की बहन नहीं है तो मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। आइंदा जुमे को खाना भेजा तो खाना लाने वाले के मुंह पर दे मारूंगा। हम लोग, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अम्मा जी की ज़िंदगी में जुमे की नमाज के बाद अचार, चटनी और मक्खन के साथ खिचड़ी खाने के आदी थे। गज़ल की अम्मी हम लोगों की आदत से वाकिफ़ थी, इसलिए हमेशा जुमे की दोपहर को खिचड़ी ही तैयार करती थीं। उस रोज़ खिचड़ी और उसके लवाजमात के साथ खीर का इजाफा भी हो गया, जो यकीनन मेरी वजह से किया गया था। मेज़बानी के फ़राइज़ गज़ल और उसके खानसामा ने अंजाम दिए। हमारे साथ खाना खाने में गज़ल के अब्बू भी शरीक थे। भाई जी, गज़ल ने खाना खिलाते हुए कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप रात यहीं गुजारें और सुबह को अपने स्कूल चले जाएं? मैं तो मदरसे में कह कर आया था कि अगली सुबह को आऊँगा। क्यों? मैंने पूछा। रात को मेरे ठहरने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा मुझे तो नहीं, आपको होगा। अम्मी बिरयानी तैयार कर रही हैं और जो बिरयानी अम्मी खुद पकाती हैं उसे खाने वाले होंठ चाटते रह जाते हैं। हाँ, ये बात मुझे मालूम थी। अम्मा जी के बाद अगर किसी को जायकेदार खाना पकाने का फ़न आता था तो वो गज़ल की अम्मी थी, लेकिन वो कभी कभार ही पकाती थी। अम्मा जी की तरह हर वक्त चूल्हे के आगे नहीं बैठी रहती थी। मैं गज़ल का शुक्रिया अदा करके इनकार में सर हिलाना ही चाहता था कि भाईजान ने मेरा अंदिया भांप कर ज़ोर से मेरा हाथ दबाया। मैंने घूमकर उनकी तरफ देखा। आंखों ही आंखों में उन्होंने कुछ कहा। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने कहा, क्या हर्ज है नदीम, एक रात की तो बात है, रुक जाओ, मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करना है, तो मैं खुशी से झूम उठा। उन्हें मुझसे कोई ज़रूरी गुफ्तगू नहीं करना थी। वो मेरे साथ मिलकर कमरे का मदफून खजाना निकालना चाहते थे। आपके कहने से तो नहीं रुकूंगा, मैंने हंसते हुए कहा। हाँ, गज़ल के कहने से बिरयानी खाने के लालच में रुका जाता हूँ। गज़ल खुश होकर तालियां बजाने लगी। भाईजान और उसके अब्बू हंसने लगे। अब्बा जी खामोशी से खाना खाते रहे। भाईजान जब मदरसे में मुझसे मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने बताया था कि अम्मा जी की मौत के बाद से अब्बा जी हंसना और मुस्कुराना भूल गए हैं। सब दिल खोलकर हंस चुके तो अब्बा जी ने दुरुस्त नज़रों से मेरी तरफ देखा। तुम तो असर के बाद जाने के लिए कह रहे थे। उनका लहजा ऐसा था गोया मुझे खड़े खड़े वहां से निकाल देना चाहते हो। मैंने उन्हें असल बात बता दी। ना बताता तो असर के बाद 1 मिनट भी मेरे रवादार न होते। आया तो कल सुबह तक के लिए था, लेकिन घर की वीरानी देखकर ऐसी वहशत तारी हुई कि असर के बाद ही जाने का फैसला कर लिया। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि घर इतना वीरान नहीं है जितना मैं समझ रहा था, उतना ही वीरान है, अब्बा जी ने चीख कर कहा। मगर अगले ही लम्हे गज़ल के अब्बू की तरफ देखकर नरम पड़ गए। मुआफ़ करना खान साहब, उन्होंने गज़ल के अब्बू से कहा, कभी कभी मेरा दिमाग खराब हो जाता है। गज़ल के अब्बू ने उनके कंधे पर हाथ रख लिया। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ये नहीं जानते कि बरसों के दुख दर्द का साथी अचानक साथ छोड़ जाए तो दिल वीरान हो जाता है, और जब दिल वीरान हो जाए तो हर तरफ वीरानी ही वीरानी फैल जाती है। चंद लम्हों पेशतर वाला माहौल तब्दील हो गया। गज़ल सहम गई और एक तरफ जा खड़ी हुई। हम दोनों भाई भी खामोश हो गए। कई मिनट बाद वहां के सुकूत को गज़ल की आवाज़ ने तोड़ा। वो डरी डरी नज़रों से अब्बा जी की तरफ देखते हुए पूछ रही थी, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? खाना ख़त्म हुआ, बर्तन उठा लिए गए। गज़ल अपने अब्बू के साथ घर चली गई। भाईजान शाम को मिलने का वादा करके मेडिकल स्टोर को सुधारे। अब्बा जान कुरान शरीफ लेकर उस चौकी पर जा बैठे जहां अम्मा जी नमाज पढ़ा करती थी और सूरह कहफ की तलावत करने लगे। फिर हर जुमा को हम लोगों को खाने पिलाने के बाद अम्मा जी सूरह कहफ पाबंदी से पढ़ती थीं और अब्बा जी दुकान पर चले जाते। अब उन्होंने जुमा के रोज़ सुबह से शाम तक दुकान बंद रखना शुरू कर दी और बावर्ची खाने के काम के अलावा अम्मा जी के सारे मामूलात अपना लिए। राना की मौत का सदमा वो झेल गए, अम्मा जी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं उनको तलावत करता छोड़कर अपने कमरे में चला गया। पूरा कमरा एक बार फिर पहले की तरह शीशे की मानंद जगमगा रहा था। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। सारी हरकत उस पगली की थी जिसका नाम गज़ल था। हमारे घर की एक कुंजी उसके हाथ थी। जिस वक्त हम लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे उसने मेरे कमरे को खूब अच्छी तरह धो धुलाकर चमका डाला। ये लड़कियां भी खूब होती हैं।
गंदगी, बेतरतीबी और बदनज़मी तो इनसे बर्दाश्त ही नहीं होती। शाम की चाय भी गज़ल ही के घर से आई। चाय से फारिग नहीं हुआ था कि दरवाजे पर कार आकर रुकी। गज़ल ने रक्षी को फ़ोन करके मेरी आमद से मुतला कर दिया था और वो मुझसे मिलने का बहाना करके अपनी अम्मी के साथ भाईजान से मिलने चली आई। उस वक्त तक भाईजान मेडिकल स्टोर से नहीं आए थे। उसकी अम्मी गज़ल की अम्मी के पास चली गई और वह मुझसे बातें करती हुई मेरे कमरे में चली आई। कमरे की चमक दमक देखकर उसे ताज्जुब तो बहुत हुआ, लेकिन उसने इसका इजहार नहीं किया। पढ़ाई कैसी हो रही है नदीम? उसने पूछा। बहुत शानदार, मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मदरसे में पढ़ने और सोने के अलावा कोई तीसरा काम ही नहीं है। वो मेरे पास पलंग पर बैठ गई। बहुत बड़े मौलाना बनकर वहां से आओगे? हाँ, तुम्हारा और भाईजान का निकाह भी मुझसे ही पढ़वाया जाएगा। उसका चेहरा गुलनार हो गया, होंठों के गोशों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अब तक पहले की तरह शरीर हो। मैं समझ रही थी मदरसे में जाकर संजीदा हो गए होगे। संजीदा तो अब भी हूँ, मैंने कहा, लेकिन ऐसा कौन सा देवर होगा कि नजरों के सामने भाभी को देखकर उसकी रगे ज़राफत ना फड़क उठती हो। थप्पड़ मारूंगी। वो हंस पड़ी और तब भाईजान आ गए। मैं उन दोनों को अपने कमरे में छोड़कर गज़ल के घर रक्षी की अम्मी को सलाम करने चला गया। मगरिब से कुछ देर पहले माँ बेटी वापस चले गए। मैंने और भाईजान ने दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें रुखसत किया। उनका ड्राइवर नहीं आया था। कार को रक्षी ड्राइव कर रही थी। उसकी ड्राइविंग पर मुझे इतनी हैरत नहीं हुई जितनी इस बात की हैरत थी कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर कार चला रही थी। वो मेरी हम उम्र थी और मैं अभी तक उम्र के उस हिस्से में नहीं पहुंचा था कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता, इसलिए यकीन से कह सकता था कि उसे भी लाइसेंस नहीं मिला होगा। यही बात मैंने भाईजान से कही तो उन्होंने अजीब से दर्द भरे अंदाज में कहा, कानून बड़े आदमियों के लिए नहीं होते नदीम। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गए और रक्षी के दिए हुए तोहफ़े दिखाते हुए बोले, कभी कभी उसके सामने मुझे अपनी गुर्बत का इतना शदीद एहसास होता है कि दिल डूबने लगता है। अल्लाह ने चाहा तो अब नहीं होगा, मैंने हंसते हुए कहा। सिर्फ आज रात की बात है, उसके बाद रक्षी की तरह आप भी अपनी कार दौड़ाते फिरेंगे। रात के खाने के बाद जिसकी सबसे पुरज़ायका डिश बिरयानी थी, अब्बा जी सोने चले गए। भाईजान अंदर से गेट को बंद करके मेरे कमरे में आ गए और पुरस्रार उलूम की उन किताबों की वर्क गर्दानी करने लगे जो मैंने अपने साथ ले जाने के लिए रखी थी। मैंने कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई भाईजान, हमने फर्श की खुदाई के लिए फावड़े और कुदाल का तो कोई इंतजाम ही नहीं किया। उन्होंने हंसते हुए अपनी जेब से शिकारी चाकू निकाला। मैं पूरा इंतजाम करके आया हूँ। इस चाकू से क्या होगा, खुद देख लेना, ये क्या कमाल दिखाएगा। तकरीबन 11 बजे जब यकीन हो गया कि अब्बा जी गहरी नींद सो रहे होंगे, भाईजान अपनी जगह से उठे। हम दोनों ने मेज और कुर्सियों को दीवार से लगाया। भाईजान फर्श के उस हिस्से पर अकड़ों बैठ गए जिस पर शतरंज जैसी खूबसूरत बिसात बनी हुई थी और शिकारी चाकू से उसे खुरचने लगे। उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब टाइलों का जोड़ तलाश करके उन्होंने 2 टाइलों के दरमियान चाकू पेवस्त किया और झटके से एक टाइल बाहर निकाल डाली। इसके बाद बाकी टाइलों को उखाड़ना कुछ भी मुश्किल न रहा। टाइल उखाड़ने के लिए वो चाकू इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि मेरा ख्याल था कि इन टाइलों को उंगलियों की मदद से भी उखाड़ा जा सकता है। कमरे के एक हिस्से में टाइलों का ढेर इकट्ठा हो गया। इस काम से फारिग होकर हमने कच्ची जमीन की भुरभुरी मिट्टी को दोनों हाथों से निकाल कर एक तरफ फेंकना शुरू किया। अभी 1 फुट मिट्टी निकाली होगी कि अचानक ऐसा मालूम हुआ जैसे मिट्टी में जान पड़ गई हो। मिट्टी खुद ब खुद उछल उछल कर बाहर आ रही थी और तब उसमें से इंसानी जिस्म के वो एज़ा बाहर आना शुरू हुए जिन्हें मैंने टुकड़े टुकड़े करके दफन किया था। भाईजान घबरा कर हट गए और दीवार की टेक लगाकर खड़े हो गए। अगले ही लम्हे हम दोनों ने बैक वक्त नागफनी का गंजा सर और स्याफाम चेहरा बाहर आते देखा और बैक वक्त हम दोनों भाइयों के मुंह से चीखें निकलने लगी। सारे कटे हुए अज़ा आपस में जुड़ते चले जा रहे थे। पूरे जिस्म की तकमील हो रही थी। हम दोनों चीख रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे इन चीखों में उन सायों के कहकहे शामिल हो गए हों जो अरसे दराज से किसी गोशे में जा छुपे थे। हमने भयानक चीखों के साथ धड़ से गंजे सर और काले चेहरे को पेवस्त होते हुए देखा और उसी लम्हे बिजली चली गई। भाईजान ने मेरा और मैंने भाईजान का हाथ पकड़ लिया और उस तारीकी में दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे तक पहुंचने की बजाय दीवार से टकराकर जमीन पर गिरे। ऐसा महसूस होने लगा जैसे अथाह तारीकी हम दोनों को निगल जाएगी। हम दोनों भाइयों के दिल हिला देने वाली फलक शगाफ चीखें सुनकर पूरा मोहल्ला जाग उठा और तारीकी में जिसके हाथ लाठी लगी वो लाठी लेकर, जिसे डंडा या सब्जी काटने वाला चाकू मिला वो डंडा या सब्जी काटने वाला चाकू लेकर, और जिसकी फूकनी और बेलन तक रसाई हो गई वो फूकनी और बेलन लेकर हमारे घर की तरफ दौड़ पड़ा। पूरे मोहल्ले में सिर्फ गजल के अब्बू के पास 12 बोर की 2 नाली थी। वो उसे लेकर हमारी मदद के लिए भागे, लेकिन घबराहट और उजलत में उसे लोड करना भूल गए। गेट अंदर से बंद था इसलिए सब बाहर ही रह गए और वहीं से गले फाड़ फाड़ कर जमीनों आसमान एक करने लगे। इस अरसे में अब्बा जी हाँपते कांपते माचिस और बगैर जली हुई मोमबत्ती लिए मेरे कमरे में आ चुके थे।
माचिस की तीली के उस सिरे को जिस पर जलने वाला मसाला नहीं था। माचिस पर रगड़ते हुए कह रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ। गजल के अब्बू बिफरे हुए शेर की तरह कौन है, किधर है, कहाँ है कहते हुए कमरे में घुसे और उधर वो कमरे में दाखिल हुए और उधर बिजली आ गई। हम दोनों भाई एक दूसरे से चिमटे खड़े थे और खौफ से चीख रहे थे। बिजली आई और अब्बा जी और गजल के अब्बू को देखा तो ढारस बंदी, सांस में सांस आई। हमने फर्श के उस हिस्से को देखे बगैर जिसके टाइल्स हटाए गए थे बैक वक्त और बैक आवाज इशारा करते और लरसते हुए कहा, वो दिमाग चल गया है तुम दोनों का। अब्बा जी ने चिंगाड़ कर कहा, तुम्हारे लालच ने पूरे मोहल्ले की नींद हराम कर दी है। जाओ अब जाकर खुद ही मोहल्ले वालों को समझाओ, सब दरवाजे पर खड़े हैं। मैंने और भाई साहब ने डरते डरते फर्श की तरफ देखा। वहां 1.5-2 फुट का गड्ढा बेशक था, लेकिन बदसूरत जिस्म के उन टुकड़ों का कोई पता निशान नहीं था जिन्होंने आपस में जुड़ते हुए हमारी जान निकाल कर रख दी। बाहर लोग चिल्ला रहे थे, खैरियत है, अंदर सब खैरियत से हैं। गजल के अब्बू ने अब्बा जी की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए अपनी 2 नाली मेरे पलंग से टिका दी। अच्छे भले फर्श को क्यों तोड़ा गया है? इन दोनों से पूछो जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, अब्बा जी ने दांत पीसते हुए कहा। फिर बाहर से आने वाली आवाजें सुनकर बोले, खान साहब पहले बाहर जाकर उन लोगों को समझाओ जिन्होंने दरवाजे पर जमघट्टा लगा रखा है। कह देना कि हमारा घर घर नहीं है, दीवानों का मस्कन है। गजल के अब्बू के साथ हम तीनों कमरे से निकले, लेकिन दरवाजे की तरफ अब्बा जी और गजल के अब्बू ने जहमत की। हम दोनों भाई दूर बरामदे में खड़े रहे। गजल के अब्बू ने बाहर खड़े हुए लोगों से मुखातिब होकर कहा, घर में कोई उठाई गिरा घुस आया था। दोनों लड़कों ने उसे देखकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। आप लोगों के आते ही कुछ लिए बगैर पिछले दरवाजे से निकल भागा। शुक्र है घर का हर फर्द और हर चीज सही सलामत है। कुछ लोग हंसने लगे और कुछ लोग हुकूमत और पुलिस को बुरा भला कहने लगे। कुछ मुतमईन होकर अपने अपने घर की तरफ चल दिए। किसी ने पूछा, दरवाजा तो बंद था, वो घर में कैसे दाखिल हुआ? गजल के अब्बू ने सर खुजाया, हाँ ये बात तो है, वो घर में कैसे आया? मेरा ख्याल है सरे शामी आ गया होगा और बाथरूम में या किसी और जगह छुप कर बैठ गया होगा। कितना खराब जमाना आ गया है। नदीम और वसीम उसे देखकर ना चिल्लाते तो अब तक पूरे घर का सफाया हो चुका होता। अब्बा जी ने बुड़बड़ा कर कहा, घर में रखा ही क्या है जिसका सफाया होता? ये ना कहो ऐसा कौन सा घर है जहां से चोरों और लुटेरों को मतलब की चीजें ना मिलें। बर्तन भांडे, घड़ियां, रेडियो, टीवी, फ्रिज तो सभी घरों में पाई जाती हैं। हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ था, बस आखिरी 3 चीजें नहीं थी। भाईजान ने मुझसे कहा, नदीम क्या तमाशा था? ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी बेइंतहा बदसूरत इंसान की लाश के टुकड़े हों और उनमें जान पड़ गई हो। वो नागफनी के टुकड़े थे। नागफनी से वही औरत मुराद है जो कमोबेश 1 साल कबल तक तुम्हें नजर आती रही है। जी हाँ, उसी का नाम नागफनी है। उन्होंने खौफ आमेज झुरझुरी ली। तारीकी में तुम्हें यही टुकड़े दिखाई देते थे? जी नहीं, उस वक्त तक नागफनी के टुकड़े नहीं हुए थे। उसके कत्ले तो मैंने बनाए थे। तुमने कत्ले बनाए थे उसके? भाईजान ने अटक अटक कर हैरत से पूछा, तुम्हें उससे डर नहीं लगा था? डर पर इंतकाम का जज्बा गालिब आ गया। उसने हमारी राना को खत्म किया था। उसका दाहिना हाथ पापड़ की तरह चबा कर खाया था। कुछ देर और हो जाती तो उसके चाहने वाले पूरी राना को खा पी कर बराबर कर डालते। ये बात तुम पूरे यकीन के साथ कैसे कह रहे हो? ये बात खुद उसने मुझे बताई थी। मैंने कहा, अगरचे बारिश वाली उस तारीख शाम को बुखार की हालत में वो मुझे राना के आगे पीछे जाती हुई नजर आई थी, लेकिन मुझे शुबा था, यकीन नहीं आया था। यकीन उस वक्त आया जब उसने राना को कत्ल करने का इतराफ किया। भाईजान की आंखें खौफ से फैलती जा रही थीं। मुझे तो उसके जिक्र से ही डर लग रहा है। खुदा की पनाह, किस कदर खौफनाक शक्ल थी उसकी। ऐसी डरावनी शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी। खुदा किसी को ऐसी भयानक शक्ल न दिखाए। लेकिन नदीम, एक कह कि उन्होंने चौंक कर कहा, तुमने उसे कत्ले कत्ले करके अपने कमरे में दफन कर दिया था, फिर भी वो बाहर निकलने में कामयाब हो गई। अब वो तुम्ही को नहीं मुझे भी तंग किया करेगी। उसने तुम्हारे साथ मुझे भी देख लिया है। बहुत सी बातें ऐसी थीं जो खुद मेरे लिए भी मुअम्मा बनी हुई थी। अगर फूल नहीं थी, नागफनी थी, तो वो तो पुलिस के खौफ से ऐशो इशरत के लिए मुल्क छोड़कर बाहर जा चुकी थी। और अगर वो बाहर जा चुकी थी तो वो कौन सी ताकत थी जिसने मेरी और भाईजान की नज़रों के सामने लाश के टुकड़ों को यकजा किया? क्या उसने एक बार फिर मुझसे झूठ बोला था और 25 लाख रुपयों का फरेब देकर दोबारा अपने उसी जिस्म को हासिल करने की कोशिश की थी, जिसको देखकर खौफ ही महसूस नहीं होता था बल्कि बेइंतहा घिन भी आती थी? मैं भाईजान को अपना हमराज नहीं बना सकता था, क्योंकि जो कहानी मुझे सुनाना पड़ती उसमें रक्षी का नाम भी आता। सोच ही रहा था कि क्या कहूँ। इसी दौरान में अब्बा जी और गजल के अब्बू बाहर खड़े हुए लोगों को निमटा कर वापिस आ गए। हाँ लड़कों, गजल के अब्बू ने हमें मुखातिब करते हुए कहा, अब बताओ वो लालच वाली बात क्या थी जिसकी वजह से तुमने फर्श उखेड़ कर ना सिर्फ पूरा कमरा सत्यानाश कर दिया बल्कि चीख चीख कर पूरा मोहल्ला भी सर पर उठा लिया?
भाई जान ने कहा, दरअसल नदीम ने ख्वाब में एक बुजुर्ग हस्ती को देखा था और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे कमरे के फर्श के नीचे खजाना मदफून है। नदीम झूठा है, अब्बा जी बिगड़ते हुए बोले। हदीस में झूठे ख्वाब बयान करने की सख्त ममानियत आई है। तुम अपने कमरे में जाकर लेटो, गजल के अब्बू ने अब्बा जी से कहा। फिर भाईजान का हाथ पकड़कर कहने लगे, चलो नदीम के कमरे में चलकर बैठते हैं। हम लोग कमरे की जानिब कदम उठा रहे थे कि उस दीवार की दूसरी जानिब से जिसे गजल के अब्बू फांद कर हमारे यहाँ आए थे, गजल का चेहरा नजर आया। वो गालिबन स्टूल पर चढ़ी हमारे घर में झांक रही थी। अब्बू, उसने कहा, अम्मी पूछ रही हैं भाई जी और वसीम भाई क्यों चीख रहे थे। कह दो कि उन्होंने एक ख्वाब देखा था। दोनों ने एक साथ एक जैसा डरावना ख्वाब देखा था? गजल ने पूछा। हाँ मुन्नी, ये तो हो ही नहीं सकता, गजल ने कहा और हंसती हुई स्टूल से नीचे कूद गई। मेरे कमरे में पहुंचकर सबसे पहले गजल के अब्बू ने अपनी दो नाली का जायजा लिया। फिर एक हाथ से सर पीटते हुए बोले, शेख के पड़ोस में रहकर मैं भी अहमक हुआ जा रहा हूँ। बगैर भरे दो नाली लेकर आ गया। खुदा ना खास्ता यहाँ सचमुच कोई कातिल वातिल होता तो मेरी खैर नहीं थी। फिर वो उस गड्ढे की तरफ बढ़े जिसे हम भाइयों ने बड़ी मेहनत से खोदा था। हम दोनों इसमें खजाना तलाश कर रहे थे। उन्होंने गड्ढे में झांकते हुए कहा। फिर अचानक उनका तज़हीक आमेज लहजा बदल गया। ये मटके जैसी चीज क्या है? भाईजान लपक कर गड्ढे के पास पहुंचे और उसमें झुककर बोले, ये तो खुदा की कसम ये तो मटका है। मैं अपने पलंग पर लंबा लंबा लेट गया, पांव फैला लिए। मुझे डरने और चीखने और मुंह से खौफनाक आवाजें निकालने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले भाईजान मेरे साथ चीखे, अब उनकी और फूल के अब्बू के चीखने की बारी थी। वो दोनों चीखे, लेकिन उनकी चीखें दबी दबी थीं और उन दबी दबी चीखों में डर के बजाय हैरत और मुसर्रत छुपी हुई थी। मैंने बेतबारी से उन दोनों की जानिब करवट की और उन पर तायराना सी नजर डाली। दूसरे ही लम्हे उछलकर उठ बैठा और छलांग मारकर उनके पास जा खड़ा हुआ। उन्होंने दबा हुआ मटका बाहर निकाल लिया और उसके मुंह में तेजी से हाथ डालकर सुरख सुरख नोटों की गड्डियां निकालने और फर्श के साफ हिस्से पर फेंकने में मसरूफ थे। मैंने कहा, इस तरह नोट निकालेंगे तो सुबह हो जाएगी। मटके को उल्टाकर 2-4 झटके दीजिए, मिनटों सेकंडों में तमाम नोट बाहर निकल आएंगे। भाईजान और गजल के अब्बू के पास इतना वक्त नहीं था कि उसे मेरी जानिब देखकर जाया किया जाता। मटके को एक तरफ से भाईजान ने और दूसरी तरफ से गजल के अब्बू ने तोड़ना शुरू किया और देखते ही देखते कमरे में सुरख नोटों की गड्डियां इकट्ठी होने लगीं। मटके को अच्छी तरह झाड़ चुके तो उसमें हाथ डाला कि कोई गड्डी पैंदे में तो चिपकी हुई नहीं रह गई। उनका हाथ बाहर निकला तो गजल के अब्बू ने अपना हाथ डाल दिया कि शायद भाईजान अच्छी तरह मटके की तलाशी ना ले सके हों। भाईजान ने मेज पर रखी हुई मेरी सारी किताबें एक तरफ फेंक दी और उस पर नोटों की गड्डियां इस तरह जमाने लगे जैसे कोई बच्चा लकड़ी के ब्लॉकों से घरौंदा बना रहा हो। गजल के अब्बू अपने हाथों को मसलते हुए हंसे। मैंने इस अंदाज की हंसी पहली बार देखी थी। आवाज हंसने की थी और मुंह ऐसा हो रहा था जैसे हिचकियों से रो रहे हों। 50 लाख से क्या कम होंगे, उन्होंने हसरत, हैरत, मुसर्रत और मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। मैंने कहा, पूरे 25 लाख हैं, गिन लीजिए, ना एक गड्डी कम ना एक गड्डी ज्यादा। तुम्हारा ख्वाब सच्चा था, उन्होंने नोटों से नजरें हटाए बगैर कहा। ख्वाब भी सच्चा था और वह बुजुर्ग भी सच्चे थे जो तुम्हारे ख्वाब में आए। मैं खामोश खड़ा रहा। ताईद में इसलिए सर नहीं हिलाया कि ख्वाब झूठा था और मैं सरे शाम ही झूठे ख्वाब बयान करने से तौबा कर चुका था, और तरदीद इसलिए नहीं की कि उन्हें उस जरिए के बारे में बताना पड़ता जिससे उस दौलत का पता मालूम हुआ। भाईजान ने गड्डियां जमाते हुए कहा, खान साहब 25 लाख हुए तो 5 लाख आपके और 15 लाख अब्बा जी के, कि वो सदर में अच्छी सी पगड़ी देकर अच्छी सी दुकान ले सकें और दुकान में माल भर सकें। बाकी 5 लाख हम भाइयों के, 2.5 लाख मेरे और 2.5 लाख नदीम के। क्यों नदीम? वो दोबारा पलंग पर जा बैठा, फिर लेटते हुए बोला, अब्बा जी मुझे जेब खर्च के लिए 15 रुपये माहाना देते थे। मदरसे में पढ़ने गया तो उन्होंने ये कहकर तुम्हारा सारा खर्च तो मदरसा उठाता है, 5 रुपये कम कर दिए। अगर आप मेरे साथ कोई सलूक करना चाहते हैं तो माहाना रोजाना 10 रुपये देना शुरू कर दें। पूरे मदरसे में मुझसे ज्यादा अमीर कोई दूसरा लड़का नहीं होगा। गजल के अब्बू ने कहा, शाबाश, छोटा भाई हो तो ऐसा ही कनायत पसंद हो, हजारों लाखों में एक। फिर भाईजान से मुखातिब हुए, कब तक नोटों की गड्डियों से खेलोगे, पहले इन्हें गिन तो लो। भाईजान बोले, मैं तो अपने हिस्से की 5 लाख NDFC में जमा करा दूंगा। वो 1 लाख पर 1000 रुपये माहाना मुनाफा देते हैं। मजे से घर बैठे 5000 मिलते रहेंगे। इतनी तनख्वाह तो किसी गजटेड ऑफिसर की भी नहीं होगी। अभी कारवार नहीं खरीदूंगा, ख्वामखा लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। और हाँ नदीम, मैं रोजाना तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, इसलिए हर माह ईमानदारी से तुम्हें यकमुश्त 300 रुपये देता रहूंगा। शुक्रिया भाईजान, मैंने कहा और दूसरी तरफ करवट लेकर आंखें बंद कर ली। बहुत सी ऐसी बातें थी जो मेरे जहन में गुडमुड होकर रह गई थी। फूल ने गलत बयानी से काम नहीं लिया था। वो दिल से हम लोगों को पनपता और तरक्की के जीने पर चढ़ता हुआ देखना चाहती थी।
वो वाकई नागफनी ही थी, लेकिन अगर वो नागफनी थी तो हमने फर्श के नीचे से उसके जिस्म के टुकड़े निकलते और जुड़ते हुए क्यों देखे? वो दूसरे अजसाम की तरह गल सड़कर और मिट्टी में मिलकर मिट्टी क्यों नहीं हुए? उनमें जान कहाँ से पड़ गई? और रोशनी होते ही नागफनी का बदहैयत और बदसूरत जिस्म अचानक किधर गायब हो गया? आज अम्मा जी जिंदा होती तो कितनी खुश होती। कहती सदर की दुकान बाद में खरीदना और कारोबार को भी बाद में फिरोग देना। फिर अब्बा जी का हाथ पकड़ती, पासपोर्ट बनवाती, वीज़ा लगवाती और फौरन उस अर्ज़े मुकद्दस की जानिब रवाना हो जाती, जहां जाने वालों को देखकर वो हसरत से आह भर कर रह जाती थी। भाईजान और गजल के अब्बू बड़े इनहमाक से रकम गिन रहे थे कि मुझे नींद आ गई। मुंह अंधेरे अब्बा जी की तेज आवाज़ सुनकर आंख खुली। वो कह रहे थे, ये नोट राना और उसकी मौत के खून से तैयार किए गए हैं। जिसने नोट दिए उससे कह दो कि हमें खून बहा नहीं चाहिए। उससे पूछो कि इनसे मेरी बच्ची की मासूम मुस्कुराहट और चिड़ियों जैसी चहचहाहट खरीदी जा सकती है, या मेरी वो बीवी वापस मिल सकती है जिसने दुख में सुख में, गर्मी में सर्दी में, धूप में छाँव में हमेशा मेरा साथ दिया। गुस्सा करती थी तो उसमें भी हम सब के लिए प्यार छुपा होता। गजल के अब्बू उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो एक अतिया खुदाबंदी है शेख साहब, तुम इसे ठुकरा कर कुफराने नेमत नहीं कर सकते। भाईजान एक तरफ सटपटाए हुए से खड़े थे। रात भर जागने के बाद आंखें सूजी हुई थीं और सुरख हो रही थीं। चेहरे से साफ अंदाजा हो रहा था कि उनकी हालत एक ऐसे चीते जैसी है जिससे उसका शिकार छीनने की कोशिश की जा रही हो। नदीम, अब्बा जी ने देखा कि मैं जाग गया हूं तो गजल के अब्बू की जानिब पुश्त करके मुझसे मुखातिब हुए। मैं नहीं जानता कि इतनी कसीर रकम का इल्म तुम्हें वाकई ख्वाब में हुआ था या हालत बेदारी में किसी ने तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की थी। अलबत्ता ये ज़रूर जानता हूं कि जिसे मदफून खजाना कहा जा रहा है वो मदफून खजाना नहीं है। मदफून खजानों में नोट नहीं होते, और नोट भी ऐसे गोया अभी चंद रोज कबल ही इन्हें प्रिंट किया गया हो। ये नोट जाली मालूम होते हैं, और किसी ने नहीं, उस बदसिफ्त गंजी ने इन नोटों के जरिए हम सबको हथकड़ियां पहनाने का इंतजाम किया है। नोट जाली नहीं है, गजल के अब्बू ने कहा। तुम्हें तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने से पहले मैंने तकरीबन 11 साल तक स्टेट बैंक में मुलाजमत की है। अपने तजुर्बे की बिना पर पूरे वसूख से कह सकता हूं कि अपना तजुर्बा और अपना वसूख अपने पास ही रखो। अब्बा जी बोले। फिर मुझसे मुखातिब हुए, वजू करो, नमाज पढ़ो और मदरसे रवाना हो जाओ। मैंने बेबसी से भाईजान की तरफ देखा। भाईजान ने कहा, नदीम को नाश्ता तो कर लेने दीजिए। क्यों, रोजाना नाश्ता तुम कराते हो? अब्बा जी ने बिगड़ कर कहा। नदीम मदरसे में नाश्ता करता है, आज भी वही नाश्ता करेगा। उस सुबह अब्बा जी जमात से नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं गए। उन्हें खतरा था कि भाईजान और गजल के अब्बू साजिश करके उनकी गैर मौजूदगी में नोटों की निस्फ से ज्यादा गड्डियां गायब कर देंगे। उन्होंने उन दोनों को कमरे से निकालकर घारी पर इस तरह नमाज अदा की कि वो अमामत कर रहे थे और मैं उनके दाहिने हाथ पर खड़ा मुक्तदी बना हुआ था। नमाज के बाद उनसे रिक्शा के किराए के लिए कुछ रुपए मांगे, क्योंकि मैं पुरिसरार अलूम वाली किताबें मदरसे ले जाना चाहता था, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, इस अय्याशी की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ जब भी आना हो हर फेरे में एक एक दो दो किताबें अपने साथ बस में ले जाना, बशर्ते कि उनका ले जाना ज़रूरी हो। गजल के अब्बू रात भर हमारे घर में रहे थे और बार बार बुलावे आने के बावजूद अपने घर वापस नहीं गए। वो मुझे इशारे से एक तरफ ले गए और मेरे हाथ पर 100 रुपये का नोट रखते हुए बोले, फिक्र मत करो, मैं उस वक्त तक घर नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारे अब्बा जी को कायल नहीं कर दूंगा। इतनी बड़ी रकम को गंवाना हमाकत नहीं, दीवानगी है। मैंने पूछा, ये नोट? वो मेरा अंदिया समझ गए। झिम्पी झिम्पी हंसी हंसते हुए बोले, उन्हीं गड्डियों में से ये देखने के लिए निकाला था कि जाली तो नहीं है। इस तरह मैंने किताबों के 2 बड़े थैले तैयार किए। एक थैला भाईजान ने उठाया, दूसरा मैंने कंधे पर रखा। अब्बा जी ने कहा, रश का वक्त है, कंडक्टर तुम्हें बस में नहीं घुसने देगा। भाईजान बोले, अभी सूरज तुलू नहीं हुआ है, रश सूरज निकलने के बाद होता है। वैसे अगर कंडक्टर ने एतराज किया तो मैं एक थैला वापस ले आऊंगा, दूसरा थैला नदीम के साथ चला जाएगा। अब्बा जी को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि मेरी जेब में पहले ही 100 रुपये का नोट आ चुका है। उन्होंने इस बात में सर हिलाया और एक बार फिर गजल के अब्बू से नोटों के असली और नकली होने के मौजू पर बहस करने लगे। घर से बाहर निकलते हुए मैंने अंदाजा लगाया कि उनकी बहस में पहले जैसी शिद्दत नहीं थी, वो काफ़ी नरम पड़ चुके थे। गजल के अब्बू की कोशिशें बाराबर साबित हो रही थीं। एक बार उन्हें यकीन आ जाता कि नोट जाली नहीं है, उसके बाद रावी ऐश ही ऐश लिखता। मुफ्त की रकम किसे बुरी लगती है। सड़क पर पहुंचकर हमने रिक्शा लिया। किताबों के थैले देखकर रिक्शा वाले ने उस किराए के अलावा जो मीटर के हिसाब से बनते थे 5 रुपये ज्यादा लेने के लिए कहा। 10 मांगता तो मैं उसे वो भी देने के लिए तैयार हो जाता। मेरी जेब में 100 रुपये का करारा नोट था और उस वक्त यूं महसूस हो रहा था जैसे मुझे बादशाहत मिल गई हो। मदरसे के गेट पर मैंने बड़े फख्र और गुरूर के साथ रिक्शा ड्राइवर की तरफ 100 रुपये का नोट बढ़ाया। उसने नोट लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 रुपया था।
रिक्शे का किराया सब मिल मिलाकर 23 रुपये बनता था। मेरे पास भी 100 रुपये के इस नोट के अलावा सिर्फ 3.25 रुपये पड़े थे। रिक्शा ड्राइवर नाराज होने लगा कि मुझे बैठने से पहले 100 रुपये के नोट का जिक्र कर देना चाहिए था। मैं उस पर बिगड़ने लगा कि उसे सवारियों के आराम का ख्याल रखने के लिए कम से कम 100 रुपये का खुला तो हर वक्त अपने पास रखना चाहिए। उस वक्त सूरज तुलू हो चुका था, लेकिन दुकानें बंद पड़ी थीं। कराची के दुकानदारों की सुबह कभी 8 बजे से कबल नहीं होती, और जो ज़रा बड़े दुकानदार होते हैं वो 9 और 10 से पहले दुकान खोलना कसरे शान समझते हैं। समझ में नहीं आ रहा था रिक्शा वाले की अदायगी की क्या सूरत हो। रिक्शा वाला भी परेशान था कि आमदनी का असल वक्त वही था, लेकिन तकरार के बायस ज़ाया हुए जा रहा था। हमारे मदरसे के सामने नाला था जिस पर कुछ लोगों ने लकड़ी की छत बनाकर दुकानें बना ली थीं। 2 दुकानों के सामने रात दिन एक बदहाल पागल शख्स पड़ा रहता था। दुकानों के लोग अपना बचा खुचा खाना नाले में फेंकने के बजाय उसके आगे डाल देते थे। खाना इतनी वाफर मिकदार में होता कि हर वक्त उस पागल का मुंह चलता रहता। मदरसे के तुलबा उसे छेड़ने के लिए कभी उसके आगे पड़ी हुई हड्डी या रोटी का कोई टुकड़ा उठाकर भागते या उसकी कमर पर ठोकर रसीद करते तो वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर आंसुओं से रोने लगता। दूसरे लड़कों की देखा देखी 2-4 बार मैंने भी उसे छेड़ा था और उसके रोने धोने का लुत्फ उठाया था। रिक्शा वाले ने रिक्शा वहीं रोका जहां वो बैठा हुआ था। मेरी और रिक्शा वाले की बहस जारी थी कि अचानक उस पागल के रोने की आवाज़ आई। कमबख्त इस तरह रोता था जैसे उसके गले पर छुरी फेरी जा रही हो। मैंने और रिक्शा वाले ने बेख्तियार घूमकर उसकी तरफ देखा। रिक्शा ड्राइवर के मुतालिक तो कुछ नहीं कहता कि उसका क्या हाल हुआ, अलबत्ता मुझ पर हैरतों का एक पहाड़ टूट पड़ा। मदरसे के सफ़ेद रेश सदर मुदर्रिस जो हमें कुरान और हदीस का दरस दिया करते थे, उस पागल के पास खड़े उसे छेड़ रहे थे। उन्होंने उसके हाथ की हड्डी छीनकर मिट्टी में फेंक दी थी और हाथों में उसकी वो पोटली उठाए जिसमें ना जाने क्या क्या अला बला भरी रहती थी। शरीर लड़कों की तरह हवा में उछाल रहे थे और वो पागल धाड़े मार मार कर जमीन पर कलाबाजियां खा रहा था। खुदा का खौफ करो मौलवी साहब, रिक्शा वाला ने बिगड़ते हुए कहा। इतनी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी लिए फिर रहे हो और हरकतें बच्चों जैसी हैं। पागल पर रहम खाना चाहिए, ना कि उसके साथ खुद भी पागल हो जाना चाहिए। सदर मदर्रिस ने कहा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, और खामोशी से पागल की पोटली उसके सामने रख दी। पागल ने कलाबाजी खाकर मिट्टी में लुथड़ी हुई हड्डी उठाई, अपने मैले जिस्म पर उसे रगड़कर साफ किया और रोना धोना छोड़कर हड्डी खाने और सदर मुदर्रस की जानिब देख देख कर हंसने लगा। और तब सदर मुदर्रस की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने घूर कर मेरी तरफ देखा। यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने उन्हें असल बात बताई। घर गया था, रिक्शा में बैठकर मदरसे आया। मेरे पास 100 रुपये का नोट है और रिक्शा वाले के पास इतनी रकम नहीं है, मेरे साथ आओ। वो मुझे अपने दफ्तर में ले गए। दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने वो अलमारी खोली जिसमें एक छोटी सी तिजोरी व्यवस्था थी। तिजोरी खोलकर 10-10 के 9 और 5-5 के 2 नोट निकाले और मुझसे 100 रुपये का नोट लेकर मेरे हवाले कर दिया। रिक्शे वाले का किराया अदा करके सीधे मेरे पास आओ, उन्होंने कहा। मैंने कहा, हजरत 2 मिनट की देर हो जाएगी, मुझे कुछ किताबें अपने कमरे में पहुंचाना है। ठीक है, वो बोले, कमरे में किताबें रख कर आ जाना, किसी से बातें बनाने के लिए ना रुकना। रिक्शा वाला का किराया 23 रुपये बनता था। उसे जो जहमत हुई थी उसके मुआवजे में मैंने उसे 23 की बजाय 25 रुपये दिए। रिक्शा ड्राइवर ने पूछा, सफ़ेद दाढ़ी वाला मौलवी तुम्हारा मास्टर है? सदर मदरस हैं, हेड मास्टर कह लो। बहुत नेक और शरीफ इंसान है, हर शख्स उन्हें अदब लिहाज से हजरत कहता है। रिक्शा ड्राइवर हंसने लगा। मैंने इतना बदमाश बुड्ढा आज तक नहीं देखा। पागल के साथ खुद भी पागल बन गया था। पता नहीं तुम लड़कों को कैसे पढ़ाता होगा। रिक्शा चला गया तो मैंने अपने कमरे तक 2 फेरों में किताबों के थैलों को पहुंचाया। मेरे कमरे का साथी हाफिज सैयद अहमद तलावत कर रहा था। वो रोजाना एक मंजिल की तलावत करके नाश्ता किया करता। उसने इशारे से पूछा, नाश्ता करके आए हो? मैं नफ़ी में सर हिलाकर सदर मदरस के दफ्तर चला गया। वो मेरे मुंतजिर थे। बैठ जाओ नदीम, उन्होंने कहा। मैं फर्श पर लगी हुई दरी पर बैठ गया तो कहने लगे, अभी थोड़ी देर पहले तुमने जो मंजर देखा उस पर तुम्हें यकीनन हैरत हुई होगी। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, रिक्शा वाला तो हजरत वाला की शान में गुस्ताखियां तक करने लगा था। तुम्हारी तरह मैंने भी इसी मदरसे में तालीम हासिल की है। तकरीबन 55 साल पहले की बात है। उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था और कराची, जिसकी आज कोई था ही नजर नहीं आती, उस जमाने में औसत दर्जे का एक खूबसूरत शहर हुआ करता। मदरसे के गेट के सामने वाला नाला मेरी तालिब-इल्मी के दौर में भी हुआ करता था, मगर इस पर दुकानें नहीं बनी थीं। जिन साहब को तुम दुकानों के सामने पागलों जैसी हरकत करते और हड्डियां रूखी सूखी हड्डियां चबाते देखते हो, वो मेरे ज़माने में भी थे और जैसी हरकतें आज करते हैं वैसी ही हरकतें मेरे लुढ़कपन में भी किया करते थे। उस वक्त भी बालिहाज़ उम्र बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे आज नजर आती हैं। मैं लड़का था तब भी ऐसे ही थे, जवान हुआ तब भी फारिगुल तहसील होकर इसी मदरसे में मदरस की हैसियत से आया।
तब भी और अब बूढ़ा हो गया हूँ, चिरागे सहरी हूँ, लेकिन उनमें सरमुँह फर्क नहीं आया। हजरत चंद लम्हों के लिए इस तरह खामोश हो गए जैसे अपने गुजरे हुए दिनों के बारे में सोच रहे हों। ज़माने तालिब इल्मी में अपने साथियों के साथ मैं भी इन साहिब को इसी तरह छिड़ा करता था जिस तरह तुमने आज मुझे छेड़ते हुए देखा। फिर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। मैंने अपने सदर मदरस के दस्ते हक परस्त पर, जिनका शुमार जय्यद उलमा में होता था, बैत की और उनकी पाकीज़ा रहनुमाई में राह सलूक तय की। हक ताला के बेपाया फजलो करम और शेख की खुसूसी अनायात की बदौलत एक ऐसा दिन भी आया जिसे तसव्वुफ की ज़ुबान में निस्बत बातनी के असूल से ताबीर किया जाता है। मैं नौजवान था, तबीयत में तजस्सुस का मादा था। जिन बुजुर्ग को भी देखता उनके कल्ब की तरफ मुतवज्जा होकर ये मालूम करने बैठ जाता कि इनके क्या दर्जात हैं। कई ऐसे लोग मिले जिन्हें लोग बुजुर्ग समझते थे, या यूं समझ लो कि वो खुद को दूसरों पर बुजुर्ग की हैसियत से थोपा करते थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो दी तो पता चला कि अंदर से बिल्कुल खाली और खोखले हैं। उन्हीं दिनों एक रोज़ मैंने इन साहिब की तरफ, जो नाले के पास बैठे रहते थे, बतौर तफरी तवज्जो मबजूल की तो मालूम हुआ कि वो तो अब्दाल के दर्जे पर फायज हैं। नदीम, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि उस वक्त मेरा क्या हाल हुआ होगा। ऐसी कौन सी गुस्ताखी थी जो मैंने उनके साथ नहीं की। सिट्टी गुम हो गई। उस रोज़ घर जाते हुए उनके पास बड़े अदब एहतराम के साथ से गुजरा। अदब एहतराम के साथ उन्हें सलाम किया और हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की मुआफ़ी चाही, मगर उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। फरमाने लगे, जिस तरह मुझे छेड़ते और तंग करते आए हो उसी तरह अब भी छेड़ो और तंग करो, वरना तुमने जितना बातनी इल्म हासिल किया है सब सलब कर लूँगा। मैंने अर्ज़ किया, हजूर पहले अंधा था, नावाकफ़ी के बायस गुस्ताखियों का मुर्तकिब होता था। हक ताला ने नाचीज़ को बेनाई अता फरमाई है। अब आप जैसी अजीम हस्ती की शान में कैसे गुस्ताखी कर सकता हूँ। लेकिन वो ना माने। उन्होंने मेरी बातनी दौलत सलब फरमा ली। मैं बिल्कुल कोरा रह गया। बिल आखिर उनकी बात मानना पड़ी। वो दिन है और आज का दिन। मदरसे से आते जाते हुए जब भी उनके पास से गुजरता हूँ उन्हें छेड़ता हूँ और तंग करता हूँ और खूब रुलाता हूँ। वो एक बार फिर खामोश हो गए। फिर लंबी सी सांस लेकर बोले, कुछ देर कबल तुमने मुझे जो हमाकत करते देखा ये है उसकी हकीकत। मैं उन साहब को नाराज़ नहीं कर सकता। उनकी खुशी इसी में है कि उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए जो पागलों के साथ किया जाता है। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी दौड़ती हुई महसूस हुई। मैं खुद भी कई बार उन साहब के साथ गुस्ताखियां कर चुका था। अब जाओ। सदर मदरस ने अपनी जेबी घड़ी को देखते हुए कहा, मदरसे की घंटी लगने वाली है और तुमने तो शायद अभी नाश्ता भी नहीं किया है। हजरत, मैंने धड़कते दिल के साथ अर्ज किया, मैं भी अंधा हूँ और आपके दस्ते हक परस्त पर बैत करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें ये किस्सा इसलिए नहीं सुनाया, सिर्फ ये बताना मकसूद था कि तुमने मुझे जो कुछ करते देखा था उसका कोई गलत मतलब मत निकाल लेना। बैत की बात फिर कभी होगी। हजरत ने मुझे बैत नहीं किया तो मेरा दिल टूट जाएगा। वो बेख्तियार मुस्कुराने लगे। तुम्हें मालूम है किसी के हाथ पर बैत क्यों करते हैं? नाबेनाई दूर करने के लिए, उन चीज़ों और उन हस्तियों को देखने के लिए जिन तक आम इंसान की नज़रों की रसाई नहीं हो सकती। मैंने कहा, मैं अजाइबात आलम से बाखबर होना चाहता हूँ हजरत। गोया तुमने तसव्वुफ को एक किस्म का खेल समझ रखा है, हालांकि तसव्वुफ की गर्ज़ो गायत कुछ और ही है। जाओ जाकर नाश्ता करो, घंटी लगने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। मुझे तसव्वुफ की गर्ज़ो गायत बताइए। इस मसले पर फिर कभी गुफ्तगू होगी। अपने कमरे में जाओ और इस नियत से नाश्ता करो कि नाश्ता करने से तुम्हारे अंदर दीनी तालीम हासिल करने और अहकामात खुदाबंदी पर अमल पैरा होने की ताकत आएगी। ये तसव्वुफ का पहला असूल है। नीयत दुरुस्त कर लो और जो काम भी करो उसमें रज़ाए इलाही को मुकद्दम रखो। तुम्हारा हर फेल इबादत बन जाएगा। मैं अपने कमरे में वापस गया तो ये आलम था कि सीने में भौंचाल साया हुआ था। 25 लाख के वो नोट जहन में गर्दिश कर रहे थे जिन्हें अपने कमरे की मेज़ पर गड्डियों की सूरत में छोड़ आया था। दौलत हमारे घर खुद चल कर आई थी। गज़ल के अब्बू ने किसी हद तक अब्बा जी को रजामंद कर लिया। एक बार उन्हें यकीन हो जाता कि नोट जाली नहीं है, फिर दुनिया की कोई ताकत भी हमें दौलतमंद बनने से नहीं रोक सकती थी। दूसरी तरफ नाले की दुकानों वाले उस पागल का ख्याल आ रहा था जो पागल नहीं था, कोई बहुत ही ऊंची पहुंची हुई चीज़ था। मैं कहता था फूल फूल नहीं है तो लोग हंस पड़ते थे, लेकिन हालात तो वाक़यात ने साबित कर दिया था कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो होते तो कुछ और हैं और नज़र कुछ और ही आती हैं। सदर मदरस की बातें भी याद आ रही थीं। खुद तो सूफ़ी साफ़ी बन गए थे लेकिन मुझे साफ टाल दिया। फरमाया था तुम्हें तसव्वुफ की गर्ज़ो गायत ही नहीं मालूम। अपनी दानिश्त में उन्होंने मुझे जाहिल समझकर तसव्वुफ के पहले असूल के तौर पर नीयत दुरुस्त करने का मशवरा दिया। उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं कि मैं मदरसे में आने से कबल स्कूल में दीनियात की मेज़ से एमाल का दारोमदार नियतों पर है वाली हदीस शरीफ न सिर्फ सुनी थी
बल्कि स्कूल में मुनक्किद होने वाले एक तकरीरी मुकाबले में इसी मौजू पर धुआंधार तकरीर करके ताद भी हासिल कर चुका था। कमरे में उस वक्त पहुंचा जब मदरसे की घंटी बज रही थी। हाफिज सैयद अहमद हस्बे मामूल अपने नाश्ते के साथ मेरा नाश्ता भी ले आया, जो तपाई पर रखे रखे बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मैंने जल्दी जल्दी चंद लुकमे हलक के नीचे उतारे और किताबें संभालकर मदरसे के जमातों वाले हिस्से की जानिब रवाना हो गया। वहाँ का तरीका तालीम स्कूल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। स्कूल में सबक पढ़ाया जाता था, कमज़ोर तुलबा और तालिबात पर थोड़ी बहुत इनफरादी तवज्जो भी दी जाती थी। फिर होमवर्क देकर समझ लिया जाता था कि वो सबक सबकी समझ में आ गया। नतीजा ये होता था कि छोटे बच्चों का होमवर्क उनकी माओं को या ट्यूटर्स को करना पड़ता और बड़े गाइड की मदद से या दोस्तों की कॉपियों से नकल करके टीचर्स की नज़रों में सुरखरू हो जाते। सबक मदरसे में भी पढ़ाया जाता था। फ़र्क ये था कि सबक ख़त्म होता था तो उसी सबक को फ़र्दन फ़र्दन हर तालिब इल्म को नए सिरे से पढ़ाना होता था। ये एक ऐसा शानदार तरीका था कि गबी से गबी तालिब इल्म भी सबक को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेता। भाईजान 2 रोज़ बाद शाम के वक्त मेरे पास आए। उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी मैंने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? अब्बा जान की दूरबीनी और दूर अंदेशी काम आ गई, वरना इस वक्त हम लोग जेल में होते। क्यों? मुझे पैरों तले की ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। नोट जाली थे, बिल्कुल असली थे लेकिन चोरी के थे, भाईजान ने बताया। तकरीबन 3 माह कबल एक सरमाएदार ने अपने बैंक को मुतला किया था कि अगले रोज़ उसे 60 लाख रुपए निकलवाना है। बैंक मैनेजर ने अपने हेड ऑफिस को इतला दी। दूसरे रोज़ रकम तकसीम करने वाली गाड़ी उस बैंक के लिए 60 लाख रुपए मामूल की रकम के अलावा लेकर आई। रकम को गिनकर वॉलेट में रख दिया गया और गाड़ी के इंचार्ज को वसूलियाबी की रसीद दे दी गई। दोपहर को सरमायाकार 60 लाख का चेक लेकर आया। उसे देने के लिए वॉलेट से रकम निकाली गई तो उसमें पूरे 25 लाख कम थे। बैंक में तहलका मच गया। अफसराने बाला पहुंच गए। बैंक के चप्पे चप्पे को छान डाला गया। बैंक मैनेजर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हर मुमकिन इंक्वायरी के बावजूद गुमशुदा नोटों का कोई पता न चला। मुल्क भर के बैंकों को सर्कुलर के जरिए नोटों के नंबरों से आगाह कर दिया गया, लेकिन नोट किसी बैंक में नहीं पहुंचते कैसे? वो तो हमारे घर में तुम्हारे कमरे के फर्श के नीचे एक मटके में रखे हुए थे। तफसीलात किस तरह मालूम हुई? गजल के अब्बू के जरिए। खान साहब तो शुरू से बजिद थे कि अल्लाह ने छप्पड़ फाड़ कर रकम दी है, कारोबार को वुसअत दो, मगर अब्बा जी ने कहा जब तक मुझे इत्मीनान नहीं हो जाएगा ना खुद किसी नोट को हाथ लगाऊंगा ना किसी दूसरे को हाथ लगाने दूंगा। फिर वो अपने बैंक से स्टेट बैंक के जारी करदा उन सर्कुलर्स की फोटोकॉपियां घर ले आए जिनमें पिछले 1 साल के दौरान बैंकों से लूटे जाने वाले नोटों के नंबर दर्ज थे। उन्हीं में एक सर्कुलर ऐसा भी था जिसके दर्जशुदा नंबरों को तुम्हारे कमरे के नोटों के नंबरों से मिलाया गया। तो एक नोट भी ऐसा नहीं निकला जो चोरी का ना हो। अब्बा जी ने इसी पर बस नहीं की, ये भी पता किया कि नोट किस तरह गायब हुए थे और इस तरह वो कहानी मालूम हुई जो मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। मेरी सारी आरजुओं और तमन्नाओं का खून हो गया, हसरतें पामाल हो गईं। मक्कार नागफनी ने हमें मिटाने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। गोया अब हमारे लिए, मैंने थूक निकल कर कहा, 25 लाख के नोटों की हैसियत रद्दी से ज्यादा नहीं है। अब्बा जी का ख्याल था कि रात के वक्त इन नोटों को किसी चौरंगी पर फेंक दिया जाए या समुद्र की लहरों के सपुर्द कर दिया जाए, लेकिन गजल के अब्बू ने कहा कि इस तरह देख लिए जाने का खतरा है। किसी ने नोटों को फेंकते या जलाते हुए देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हर नोट अपनी अपनी जगह पर गिरफ्तारी के वारंट से कम नहीं। बस उनके मशवरे पर तुम्हारे ही कमरे में उन नोटों को जलाकर राख कर दिया गया और राख को उसी गड्ढे में दबा दिया गया। नागफनी भाईजान के जाने के बाद मैंने पूरी कुव्वत से हवा में मुक्का लहराया और उसकी झोंक में गिरते गिरते बचा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम हमें तबाह करने पर क्यों तुल गई हो? कोई आवाज़ नहीं आई, कोई साया नजर नहीं आया, कोई सरसराहट नहीं हुई। ईशा की अजान हो रही थी, इसलिए मैं मदरसे की मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। फ़राइज़ की अदायगी के बाद 2 रकात सुन्नत मौक़दा अदा कर रहा था कि अचानक एक ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया। बैंक से गायब होने वाले नोटों में से एक नोट गजल के अब्बू ने अच्छी तरह जायजा लेने के लिए निकाला था और गड्डी में वापस रखने की बजाय रक्षा के किराए के लिए मुझे दे दिया, जो मैंने किराया अदा करने के लिए सदर मुदर्रस साहब से भिन्नाया था। वो नोट नहीं था, जैसा कि भाईजान ने इरशाद फरमाया था। गिरफ्तारी का वारंट था। जरूरी था कि जिस तरह अब्बा जी ने 24,99,900 रुपए के नोटों को जलाकर ज़ाया किया था, उसी तरह उस नोट को भी ज़ाया कर दिया जाए। शुरू में जब मैं मदरसे में नया आया था, हाफिज सैयद अहमद ने, जो तालीमी लिहाज से मुझसे 2 साल आगे था और मेरा हम कमरा था, मुझे मशवरा दिया था कि ईशा की सुन्नत अदा करने के बाद 8 रकात और 8 ना हो सकें तो कम अज़ कम 4 नवाफिल नमाज तहज्जुद की नीयत से अदा कर लिया करो।
इस तरह अगर किसी रात तहज्जुद के लिए आंख ना खुली तब भी इंशाल्लाह तुम्हारा शुमार तहज्जुद गुजारों में हो जाएगा। उसकी ये बात मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैंने उसी रोज से इशा की सुन्नतों के बाद वितर से कबल तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने का मौका बना लिया था। लेकिन उस रात नवाफिल क्या पढ़ता, सुन्नतें अदा करना भी मुश्किल हो गया। सदर साहब के दफ्तर की तिजोरी में उनकी या मेरी या हम दोनों की गिरफ्तारी का वारंट रखा हुआ था। जैसे तैसे सलाम फेरा। मस्जिद के नमाजियों में सदर मुदर्रस साहब को तलाश किया, नजर न आए तो मौज़िन से पूछा, बड़े मौलवी साहब कहाँ हैं? मगरिब की नमाज के बाद थाने से 2 कांस्टेबल उन्हें बुलाने आए थे। कह रहे थे थानेदार को कोई अहम मसला पूछना है। अभी तक वापसी नहीं हुई, शायद वहीं थाने की मस्जिद में नमाज अदा कर रही होंगे। इंसान का तखय्युल राई को पहाड़ बना देता है, लेकिन मौज़िन ने जो कुछ बताया था वो बजाते खुद कोहमालिया से कम नहीं था। ज़ाहिर है कि जो नोट मैंने सदर मुदर्रस साहब को दिया था वो इसलिए तो नहीं था कि तिजोरी में रखा जाए। मदरसे के छोटे मोटे दर्जनों खराजात थे। उन्होंने यकीनन वो नोट मदरसे की किसी मद में खर्च किया होगा और एक दुकानदार से दूसरे दुकानदार तक और दूसरे से तीसरे तक और तीसरे से किसी ऐसे दुकानदार तक पहुंचा होगा जो रोज़मर्रा की आमदनी बैंक में जमा कराने का आदी होगा। बैंक में जाते ही नोट पकड़ा गया होगा और जिन जिन हाथों से वो नोट गुजरा था पुलिस बारी बारी सबको थाने में बुलाकर बिठा चुकी होगी। सबसे आखिर में सदर साहब की बारी आई थी, इसलिए नमाज मगरिब के बाद मसला पूछने के बहाने उन्हें भी वहां तलब कर लिया गया। मैं फ़राइज़ और मौक़दा सुन्नतें तो अदा कर ही चुका था, नवाफिल और वितर के लिए पूरी रात पड़ी थी। पहले सोचा कि इससे कबल के पुलिस मुझ तक पहुंचे और दरियाफ्त करे कि 100 का वो नोट मेरे पास कहाँ से आया, मदरसे को छोड़ छाड़ कर किसी जंगल या देहात में भाग जाऊं। फिर सोचा कि हालात का मर्दानावार सामना करूं और पुलिस की आमद से कबल थाने पर पहुंचकर बता दूं कि वो नोट मुझे मैदान में पड़ा हुआ मिला था। बात झूठी थी, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं था जिस पर अमल करके अपनी और सदर साहब की जान को छुड़वाना मुमकिन होता। मस्जिद से निकलकर नाले की दुकानों के करीब से गुजरता हुआ थाने की तरफ चल दिया। दुकानें मगरिब के बाद से बंद होना शुरू हो जाती थीं और जो इक्का दुक्का खुली रहती थी ईशा की अजान के साथ वो भी बंद हो जाती। उस वक्त भी सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। नाले का दुकानों वाला हिस्सा तारीक पड़ा था। मैं ख्यालात में गुम था। अचानक किसी ने एक जोरदार चीख के साथ मेरी टांग पकड़कर मुझे जमीन पर गिरा दिया। सारी पसलियां चिटक गईं, पेशानी पर गोमड़ पड़ गया। दर्द से कराहते हुए मैंने गुस्से के साथ उस शख्स की तरफ देखा जिसने मेरे गिरने के बावजूद मेरी टांग नहीं छोड़ी थी। उस पर नजर पड़ते ही सारा गुस्सा काफूर हो गया। वो वही पागल था जो पागल नहीं था। उसकी चमकती हुई आंखें मेरे चेहरे पर जमी थीं और वो मुंह फाड़े इस तरह हंस रहा था कि उसके मसूड़े, जिनमें सिर्फ एक एक दांत था, साफ नजर आ रहे थे। देखकर नहीं चला जाता। उसने हंसते हुए पूछा, गलती मेरी नहीं थी, ना मैं उससे टकराया। ख्यालात में गुम होने के बावजूद मुझे रास्ते की ऊंच नीच का ख्याल था। उसने जानबूझकर दुकान के तख्ते के नीचे से बाहर आते हुए मेरी टांग पकड़कर गिरा दिया और बड़ी ढिठाई के साथ मुझ पर देखकर ना चलने का इल्जाम आयद कर रहा था। सदर साहब ना बता चुके होते कि वो पागल नहीं है तो मैं यकीनन उसका मुंह नोच लेता। मुआफ़ कर दो बाबा, मैंने इस तरह कहा जैसे वाकई कसूर मेरा हो। उसने जोर से मेरी टांग को मरोड़ा। बच गया साले, बाल बाल बच गया। हाँ बाबा, मैंने कहा। वाकई मेरा सर टूटते टूटते बचा। जरा सा और आगे करता तो दुकान के निकले हुए हिस्से से टकरा कर सर के कई टुकड़े हो चुके होते। टांग तो छोड़ दो बाबा, तेरे बाप ने तुझे बचा लिया। हाँ मेरे बाप, मैंने ग्लूगीर आवाज में कहा। तुमने मुझे बचा लिया। वो हंसते हंसते दोहरा हो गया। टांग फिर भी नहीं छोड़ी। तू पूरे का पूरा बिक गया था साले, उसने कहा, मगर बच गया। बस तेरे पाँव की सबसे छोटी उंगली बिकी। पता नहीं वो कहाँ की हाँक रहा था। हाँ हाँ, मैंने कहा मेरी टांग। अचानक वो संजीदा हो गया। मेरी कमर में गुदगुदी करो, पहले मेरी टांग छोड़ो, पहले गुदगुदी करो। जैसे तैसे सीधा होकर मैंने उसकी कमर में गुदगुदी की। उसने झटके से मेरी टांग छोड़ दी और सीने पर 2 हथड़ मार मार कर रोने लगा। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। रोते क्यों हो? ढेर सारे नोट थे। वो बाकायदा सीना को भी करने लगा। जाली नहीं थे, चोरी के भी नहीं थे, लेकिन साले ने सबके सब जला दिए। क्या? मैंने चीख कर कहा। वो जमीन पर पिछाड़े खाने लगा। कई राहगीर इकट्ठा हो गए। एक अक्कड़फू किस्म के मजदूर ने आस्तीनें चढ़ाकर मेरी तरफ देखा। फकीर को तुमने रुलाया है? नहीं तो, मैंने कहा। बाबा तो खुद ही कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। हाँ हाँ, उस पागल ने जो पागल नहीं था अपने सर को, सीने को, पेट को कूटते हुए कहा, इसी ने मुझे रुलाया है। एकदम असली नोट थे। पहले कहा जाली हैं, फिर कहा चोरी की हैं। फिर इस साले के बाप ने, उस साले ने जो बड़ा अक्लमंद बना फिरता है, उसने, जिनसे बड़ा गधा आज तक किसी औरत ने पैदा नहीं किया, वो नोट। मैंने गिग्याई हुई आवाज में पूछा,
वो नोट चोरी के नहीं थे बाबा। वो इस बुरी तरह डकराया जैसे उसे ज़िबा किया जा रहा हो। इसे मारो लोगो, देखो ये मुझे फिर तंग कर रहा है। मानोगे नहीं? मजदूर हाथ उठाकर मेरी तरफ लपका। मैंने जस्त लगाई और वहां से भाग खड़ा हुआ। 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो मजदूर का एक ही हाथ मुझे ढेर कर देता। दुकानों की पुश्त से गुजरकर एक पार्क को पार करके मैंने एक बड़ा चक्कर लगाया और वापस मदरसे के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़ा सांसें दुरुस्त कर रहा था और उस तरफ देख रहा था जहां उस पागल से जो पागल नहीं था मेरी मुठभेड़ हुई थी। वहां इकट्ठा हो जाने वाले राहगीर कभी के जा चुके थे और बाबा भी नजर नहीं आ रहा था। शायद वो किसी दुकान के तख्तों के नीचे जा लेटा था। उसकी मोहम्मल बातें बड़ी मायनेखेज थीं। मुझे जमीन पर गिरने से इतनी तकलीफ नहीं पहुंची जितनी तकलीफ उसकी बातों से हुई। धड़कते हुए दिल के साथ एक बार फिर उससे मिलने के लिए मैंने नाले पर बनी हुई दुकानों की तरफ कदम बढ़ाए। चंद कदम चला था कि सदर साहब नजर आए। वो खरामा खरामा मदरसे की तरफ चले आ रहे थे। कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं हजरत? मैंने उनका इस्तकबाल करते हुए पूछा। पुलिस स्टेशन गया था, उन्होंने बताया। थानेदार को एक मसला पूछना था। गुस्ताखी की मुआफ़ी चाहता हूँ हजरत। आप तो कहा करते हैं कि जिसे मसला पूछना हो वो यहाँ मदरसे में आकर पूछे। किसी के पास जाकर मसला बताना आपके नज़दीक मुअल्लम और इल्म दोनों की तौहीन है। वो मुस्कुराते हुए मदरसे में दाखिल हो गए और अपने दफ्तर की तरफ बढ़ते हुए बोले, पुलिस का महकमा इस शर्त से मुस्तस्ना है। क्यों? उनके साथ ये खुसूसी रियायत क्यों है? क्योंकि उस महकमे में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनके दिल स्याह पड़ चुकी हैं। मैं नहीं चाहता कि मदरसे के तलबा तक उनकी खबासत का असर पहुँचे। किसी की खबासत का तलबा तक कैसे असर पहुँच सकता है हजरत? उन्होंने अपना दफ्तर का ताला खोला, अंदर गए, अपनी फर्शी नशिस्त पर बैठे, मुझे सामने दरी पर बैठने का इशारा किया। किसी इतर फरोश की दुकान पर गए हो? कई बार गया हूँ। उसकी दुकान का गोशा गोशा और खुद उसके अपने जिस्म का एक एक उज़्व खुशबू से महकता रहता है। ऐसा शख्स मदरसे में आए तो चाहे किसी को इतर ना दे लेकिन अपनी खुशबू से मुअत्तर तो कर ही जाएगा। बजार शाद फरमाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा, अगर कोई कोयला फरोश कोयले की स्याह गर्द में अटा हुआ जिस्म और कपड़े लेकर आए तो किसी को कालक ना देने के बावजूद मदरसे के कई हिस्सों और अपने करीब खड़े होने वाले लड़कों को अपनी स्याही का थोड़ा बहुत हिस्सा जरूर दे जाएगा। मैं समझता हूँ इन 2 मिसालों के बाद मजीद तशरीह की कोई ज़रूरत नहीं। माशाअल्लाह, तुम अक्लमंद और ज़हीन तालिब इल्म हो। समझ गए होगे कि हमारे बड़ों ने हमें अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने और ख़राब लोगों से दूर रहने का क्यों मशवरा दिया है। उसी असूल पर अमल करते हुए मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं अपने तलबा को कोयला फरोशों की कालक से बचाऊं। वो खामोश हो गए। मैं उनके सामने बैठा पैरों की उंगलियों से खेलता रहा। कुछ और दरियाफ्त करना चाहते हो? उन्होंने कहा। नागवारी खातिर ना हो तो इतनी बात और बता दीजिए कि चंद रोज़ कबल रिक्शा ड्राइवर को किराया देने के सिलसिले में हजरत ने मेरा एक 100 रुपये वाला नोट भिन्नाया था। मालूम ये करना था कि वो नोट अभी तक हजूर के पास मौजूद है या? मेरे ख्याल में तो मौजूद है। अगर मौजूद है तो क्या एक दिन के लिए उधार मिल सकता है? वजह दरियाफ्त नहीं करूँगा, उन्होंने इरशाद फरमाया, क्योंकि तुम असल बात नहीं बताओगे और कोई झूठा बहाना बना दोगे। झूठों पर अल्लाह की लानत आई है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम पर लानत पड़े। हाँ, मैं तुम्हें वो नोट एक दिन के लिए उधार दे सकता हूँ। वो अपनी जगह से उठे, अलमारी खोली, तिजोरी खोली, नोट निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। इस तिजोरी में, उन्होंने कहा, कई माह बाद 100 रुपये का एक नोट रखा गया था और उसके बाद अभी तक कोई ऐसा मुस्तहिक शख्स नहीं मिला जिसे ये नोट दिया जा सकता। अगर तुम्हें कोई मुस्तहिक शख्स मिल जाए तो मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त है, ये नोट उसे दे देना। मैं समझ गया तिजोरी में ज़कात की रकम थी। अक्सर लोग ज़कात की रकम हजरत को दे जाया करते कि वो उसे मुस्तहिकीन में तकसीम कर दें। उन्होंने उसी रकम से मेरे नोट को भिन्नाया था। अगली जमात में उन्हीं से ये बात भी मालूम हुई कि उनका ये फेल तकवा के खिलाफ था। ज़कात की अमानत की रकम को जूं का तूं रखना असल तकवा था। सदर साहिब अपने घर चले गए। मैं अपने कमरे में गया। हाफिज सैयद अहमद पाबंदी से तहज्जुद पढ़ने का पाबंद था, इसलिए वो बेखबर सो चुका था। मैंने खामोशी से कमरे की खिड़की खोली और बाहर गली में गौर किया। ज़्यादा रात नहीं गुजरी थी, 10:15 बजे थे। कराची के बाशिंदों के लिए सरे शाम ही का वक्त था। अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो कभी 12 बजे से पहले सोने के लिए नहीं लेटते। टेलीविज़न की दीगर बरकत के अलावा एक बड़ी बरकत यह भी थी कि उसने निस्फ से ज़्यादा बाशिंदों को शब बेदार बना दिया था। ये दूसरी बात है कि 12 बजे के बाद बिस्तरों पर जाने वाले दिन चढ़े तक सोते रहते थे। जुबान से चाहे अतराफ़ ना करें, अमली तौर पर उन्होंने नमाज नींद से बेहतर है को नींद नमाज से बेहतर है में तब्दील कर दिया था। मेन रोड पर पहुंचकर मुझे अपने घर की जानिब जाने वाली बस मिल गई। 11 बजे के लगभग घर पहुंचा। पूरा घर साएं साएं कर रहा था।
अब्बा जी और भाईजान सो चुके थे। गजल के घर में रोशनी हो रही थी। पूरी आवाज से टीवी चीख रहा था, शायद कोई इंग्लिश फिल्म दिखाया जा रहा था। मैंने गजल के दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजे पर खुद खान साहब तशरीफ लाए और मुझे देखकर हैरत ज़दा हो गए। मैं आप ही के पास आया हूँ। सलाम दुआ के बाद मैंने कहा, आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आओ घर में आ जाओ, तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। वो मुझे अपने कमरे में ले गए। उनके कमरे में जाने के लिए उस कमरे से गुजरना पड़ा जिसमें टीवी था। गजल और उसकी अम्मी बड़े नहमाग से टीवी से महफूज हो रही थी। भाई जी आप। गजल ने मुझे देखा तो बड़बड़ा कर खड़ी हो गई। गजल, मैंने कहा, तुम तो कह रही थी कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती हो। झूठ थोड़ी कहा था। वो बोली, अब तो फजर और ईशा की नमाज भी कज़ा नहीं करती, क्यों अम्मी? उसकी अम्मी ने हाँ में हाँ मिलाई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, ना जाने कहाँ से सुन आई है कि फजर की नमाज ना पढ़ो तो शाम तक और ईशा की नमाज ना पढ़ो तो सुबह तक फरिश्ते लानत भेजती हैं। मैंने कहा, इतनी रात तक जागने के बावजूद फजर के वक्त आंख खुल जाती है। अलार्म लगाकर सोती हूँ भाई जी। गजल ने हंसते हुए जवाब दिया, कभी कभी तो बड़ी सुस्ती आती है, अलार्म पर गुस्सा आने लगता है, फिर फरिश्तों की लानत का ख्याल आता है तो जल्दी से उठ जाती हूँ। एक बात बताऊं भाई जी, मुझे सुस्ती का इलाज मालूम हो गया है। जानते हैं सुस्ती का इलाज क्या है? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। हंस तो वो पहले ही रही थी। मुझे इनकार में सर हिलाते देखकर खिलखिला उठी। सुस्ती का इलाज है चुस्ती। कैसा आसान इलाज है। जब सुस्ती सवार हो, इंसान चुस्त हो जाए, सारी सुस्ती दूर हो जाएगी। मैंने कहा, एक बात मैं भी बताऊं, हमारे सदर साहब बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत से मुरीद हैं उनके। एक बार वो कह रहे थे कि जब किसी पर सुस्ती सवार हो जाए और इबादत के लिए दिल ना चाहे तो समझ लेना चाहिए कि लूट का वक्त है। उस वक्त जो इबादत की जाएगी उसका इतना सवाब मिलेगा कि बेहिसाब होगा। इंसान गिनते गिनते थक जाएगा मगर गिन नहीं सकेगा। गजल के अब्बू ने मेरे कंधे को हिलाते हुए कहा, यहाँ तबलीग करने आए हो या मुझसे मिलने? गजल की बातें इतनी मज़ेदार थीं कि असल बात तो बिल्कुल ही भूल गया। मैंने उनके साथ कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए जवाब दिया। फिर कमरे में पहुंचकर इत्मीनान से एक तरफ बैठते हुए बोला, मुआफ़ कीजिए, मैंने रात के वक्त आपको तकलीफ़ दी है। तमहीद की ज़रूरत नहीं, ये बताओ मुझसे तन्हाई में क्या कहना चाहते हो? थोड़ी सी तमहीद ज़रूरी है, वरना मैं अपना माफ़ियुल ज़मीर बयान नहीं कर सकूँगा। क्या बयान नहीं कर सकोगे? माफ़ियुल ज़मीर, अपने दिल की बात। मदरसे में पहुंचकर तो बड़े बड़े लफ्ज़ बोलने लगे हो। उन्होंने कहा, जो कुछ कहना है जल्दी से कह डालो, मुझे नींद आ रही है। टीवी देख रहे थे तो नींद नहीं आ रही थी, मैंने दिल ही दिल में कहा। फिर उनसे मुखातिब होकर बोला, हमारे मदरसे के सामने नाले पर बनी हुई दुकानों के पास एक पागल पड़ा रहता है, मगर हमारे सदर कहते हैं कि वो पागल नहीं है। उन्होंने अपना एक किस्सा भी सुनाया था। वो किस्सा फिर कभी सुनाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि उस किस्से के मुताबिक वो पागल कोई बहुत ही पहुंचा हुआ शख्स है, मजजूब होगा। मुझे नहीं मालूम मजजूब क्या होता है और इतना वक्त भी नहीं है कि आपसे मजजूब का मतलब पूछूं। मैंने कहा, वो जो कोई भी है बड़ा अजीब आदमी। आज ईशा के वक्त उसने मुझे पकड़ लिया। ये जो मेरे माथे पर घोमड़ा नजर आ रहा है उसी का लगाया हुआ है। कहने लगा कि तुम्हारे बाप ने वो नोट जला दिए जो ना तो जाली थे ना चोरी के थे। गजल के अब्बू संभल कर बैठ गए। उसे नोटों के बारे में तुमने बताया था। चाहे जैसी कसम ले लीजिए, मैंने तो एक लफ्ज तक नहीं कहा, बस वो अज खुद ही अलापने लगा कि साले ने अच्छे भले ठीक ठाक नोट जलाकर रख दिए। उसे कैसे मालूम हुआ कि नोट जलाए गए हैं? मुझे क्या मालूम। फिर तो वो यकीनन मजजूब ही मालूम होता है। अचानक वो उछल कर खड़े हो गए। और वो मजजूब, वो कह रहा था कि नोट चोरी के नहीं थे। जी हाँ, मैंने कहा। उसकी यही रट थी कि जो नोट जाली नहीं थे, चोरी के नहीं थे, उन्हें जलाकर ज़ाया कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद तुम्हारे अब्बा जी के फराहम करदा नंबरों से उन नोटों के नंबर मिलाए थे। मेरा भी यही ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर वो पागल जो पागल नहीं है यही कह रहा था। मैंने सदरे मदरसा से वापस लिया हुआ नोट जेब से निकालकर गजल के अब्बू की तरफ बढ़ाया। ये उन्हीं नोटों में से एक का नंबर है जो आपने ये देखने के लिए निकाला था कि जाली तो नहीं है। सुबह को अब्बा जी से चोरी शुदा नोटों की लिस्ट लेकर एक बार फिर इसके नंबर को मिलाकर देख लें। ऐसा हो तो नहीं सकता कि आपने, अब्बा जी ने, भाईजान ने 3-3 आदमियों ने नंबर मिलाए हों और उनसे कोई गलती हुई हो। लेकिन वो पागल जो पागल नहीं है, बतख का बच्चा गोता नहीं खा सकता। गजल के अब्बू ने हाथ मसलते हुए दरमियान ही में मेरी बात काट दी। मैंने 11 साल तक स्टेट बैंक की मुलाजमत की है। 1 मील दूर से नोट को देखकर बता सकता हूँ, मगर ठहरो। मैं खामोश बैठा उनका चेहरा तक रहा था। ठहरो का लफ्ज़ उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल नहीं किया था, अपने आप से मुखातिब होकर कहा था। और इसके बाद जो अगले जुमले बोले वो भी खुद कलामी वाले थे। अगर वो पागल पागल नहीं है, मजजूब है, और यकीनन मजजूब ही है,
मजजूब ना होता तो उसे कैसे मालूम होता कि नोट जलाए गए हैं? हो सकता है, हाँ हो सकता है हमसे गलती हुई हो। हमने लिस्ट तो मेरे पास ही पड़ी है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। उन्होंने वैश्यों की तरह अलमारी खोली, अलमारी के सारे कपड़े फर्श पर बखेर दिए, फिर मेज की दराजें खोली और फर्श पर उलट दी, फिर पुराने कपड़ों की गठरी खोली और उसके कपड़े चारों तरफ फैला दिए। आखिर में उन्हें मेज पर एक डाइजेस्ट के नीचे दबी हुई लिस्ट नजर आई। लिस्ट लेकर वो कुर्सी पर बैठ गए। पहले मेरे दिए हुए नोट को देखा, फिर लिस्ट को देखा, फिर नोट को देखा, फिर लिस्ट और नोट, दोनों को फेंक फांक कर दोनों हाथों से मुंह को दबा लिया। यूं लगा जैसे वो मुंह से किसी चीज को निकलने से रोक रहे हों। रोकने के बावजूद सीने और हलक से ऐसी आवाज निकली गोया एक एक करके किसी कार के चारों टायर ब्रस्ट हो गए हों। मुंह दबा हुआ ना होता तो मीलों दूर तक उनकी चीखों की आवाज सुनी जा सकती। उनकी हालत देखकर मेरे लिए यह समझना कुछ भी मुश्किल न रहा कि अच्छे भले नोट 3 अक्लमंदों ने ख्वामखा नजर आतिश कर दिए। बाद में जब वो दिल खोलकर आहें भर चुके और ठंडे पानी का गिलास हलक के नीचे उतार चुके तो उन्होंने वजाहत की कि नोट मुख्तलिफ सीरीज में छापे जाते हैं। मुतद्दिद नोट एक ही नंबर के हो सकते हैं लेकिन उनकी सीरीज अलग अलग होती है। अब्बा जी बैंक से गुमशुदा नोटों की जो फहरिस्त लेकर आए थे वो NS सीरीज के थे, जबकि कमरे के फर्श के नीचे से जो नोट बरामद हुए थे उनकी सीरीज MS थी। गजल के अबू के अलावा किसी और ने सीरीज पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन जब नंबर मिलाने बैठे तो M फहरिस्त में था, जो नंबर मिलाते वक्त खुद ब खुद N बन गया। नंबर बार बार मिलाए गए, लेकिन एक तायराना नजर डालने के अलावा किसी ने सीरीज के हरूफ को बाकायदा नहीं मिलाया। मैं तुम्हारे अब्बा जी या भाई से इसका जिक्र नहीं करूंगा, गजल के अब्बू ने कहा। तुम भी कोई जिक्र मत करना, दोनों के दिल टूट जाएंगे, खास तौर पर तुम्हारे भाई के दिमाग पर तो बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। उस बेचारे ने बड़े बड़े मंसूबे बनाए थे, उसे मालूम होगा कि हमने जो नोट जला दिए हैं वो चोरी के नहीं थे, तो उसकी हालत गैर हो जाएगी। हालत तो मेरी भी गैर हो चुकी है, लेकिन वो लड़का है, हो सकता है घराई लक्ष्मी के साथ किए जाने वाले सलूक के बायस अपना ज़हनी तवाज़न बरकरार न रख सके। मैं कमरे से निकला। टीवी पर दिखाए जाने वाला इंग्लिश फिल्म ख़त्म हो चुका था। गज़ल और उसकी अम्मी चाय और दीगर लवाजमात लिए मेरी मुंतज़िर थीं। मुझे उन चीज़ों की नहीं, ताज़ा हवा की ज़रूरत थी। दिमाग उलट पलट होकर रह गया। किस्मत हम पर मेहरबान हुई थी, लेकिन हम कम ज़रफ़ और नाकदरे साबित हुए। बचपन में जब मैं और रक्षी दूसरी या तीसरी जमात में और भाईजान 7वीं 8वीं जमात में पढ़ते थे, भाईजान हम दोनों को ताश के जादू का एक खेल दिखाया करते। वो मुझे नहला थमाते और रक्षी के हाथ पर दहला रखते, फिर मेज़ पर रखी हुई ताश की गड्डी की तरफ इशारा करके कहते कि तुम दोनों अपने पत्ते ताश की गड्डी में एक दूसरे से अलग अलग रख दो। हम पत्ते रख देते तो वो गड्डी को छुए बगैर जादू पढ़ते और अगड़म बगड़म जैसे समझ में ना आने वाले अल्फाज अदा करते। हमारे दोनों ताशों को हुक्म देते कि वो ऊपर आ जाएं, फिर उछल कर कहते बस एक पत्ता ऊपर आया है, दोबारा जादू पढ़ना पड़ेगा। दोबारा जादू पढ़कर कहते लो भाई, दोनों पत्ते ऊपर आ गए और हमारे दिए हुए नहले और दहले को ताशों की गड्डी के ऊपर से उठाकर मेज पर टपक देते। मैंने उनकी खुशामदी की कि वो जादुई अल्फाज हमें भी सिखा दें, मगर उन्होंने हमेशा इनकार में सर हिला दिया। कहने लगे चीन के जिस जादूगर ने मुझे ये जादू सिखाया है उसने वादा ले लिया है कि मरते वक्त किसी एक शख्स को सिखाऊं। एक से ज्यादा को सिखाऊंगा तो जादू का असर जाता रहेगा। फिर एक रोज ऐसा हुआ कि हस्बे मामूल हम में से एक को नहला और दूसरे को दहला देकर उन्हें किसी काम से दरवाजे पर जाना पड़ा। रक्षी ने चुपके से ताशों की गड्डी के ऊपर रखे हुए दोनों ताश देख लिए। वो भी नहले और दहले थे, फर्क सिर्फ इतना था कि एक फूल का नहला था और दूसरा हुक्म का दहला, जबकि हमारे पास फूल का नहला और हुक्म का नहला था। भाईजान के जादू की कलई खुल गई। हमें तो कभी गुमान भी नहीं हुआ था कि जो नहले और दहले हमारे हाथ पर रखे जाते हैं उनकी बजाय दूसरे नहले और दहले दिखाकर जादूगरी का रूप डाला जाता है। नोटों के मामले में भी ऐसा ही जादू हुआ था। दूसरों का क्या जिक्र कि वो तो इन बारीकियों से नावाकिफ थे। बैंकारी का 11 साल तजुर्बा रखने वाले खान साहब भी MS और NS सीरीज में कोई इम्तियाज नहीं कर सके। भाई जी, गजल ने कहा, अल्लाह आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। मदरसे से खूब खा पी कर आया था और अगर कोई कसर रह गई थी तो तुम्हारे अब्बू से बातें करके पूरी हो गई। गजल हंसने लगी, भला बातों से भी किसी का पेट भरा है। अच्छा ये लड्डू खा लीजिए, मोतीचूर का लड्डू है। नहीं, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, मुंह खोलिए। मैंने मुंह तो खोल दिया, लेकिन नजरों के सामने गजल का खूबसूरत गुदाज और मरमरी हाथ देखकर चंद लम्हों के लिए मबहूत सा होकर रह गया। 25 लाख के करेंसी नोटों के ज़ाया होने का जो दुख हुआ था वो जहन से ज़ायल हो गया।
इसके बरक्स जहन में एक और बात गर्दिश करने लगी। हमारे पड़ोस में प्रोफेसर अशफाक हाशमी के घर चंद दिनों के लिए 2 भाई बहन मेहमान की हैसियत से आए थे। गालिबन बरेली के रहने वाले थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और भाई जब भी अपनी छोटी बहन से बात करता उसका नाम लेने की बजाय बन्नो कहा करता। ये लफ्ज़ मुझे इतना प्यारा मालूम हुआ कि मैंने सोचा मैं भी राना को बन्नो कहा करूँगा, लेकिन बन्नो कहने की नौबत आने से पहले ही राना हमें छोड़कर चली गई। हसरत ही रह गई कि मैं उसे बन्नो कहता। उस वक्त जब गजल मेरे मुंह में मोतीचूर का लड्डू रख रही थी, उसके खूबसूरत से सोडौल से हल्के हल्के भूरे रुएं वाले हाथ को देखकर बेख्तियार मेरे मुंह से निकला बन्नो। मुंह में लड्डू ठुनसा हुआ था इसलिए सही तौर पर आवाज नहीं निकली। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। अरे भाई जी, अरे अरे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और लड्डू को हलक के नीचे उतार कर बोला, तुम मेरी बन्नो हो। मैं कब कह रही हूं कि आपकी बहन नहीं हूं, मैं तुम्हें बन्नो कहा करूंगा गजल, मैंने रोते हुए कहा। गजल का नन्हा सा हाथ आहिस्ता आहिस्ता लरज रहा था। उसकी अम्मी जो सारा तमाशा देख रही थी करीब आकर अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरे आंसू पहुंचने लगी। गजल और राना में कोई फर्क नहीं है बेटा, तुम शौक से इसे बन्नो कहा करो। जितना प्यार ये तुमसे करती है, इसका अपना कोई सगा भाई होता तो शायद उतना ही प्यार उससे भी करती। आंसू रुक गए। एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। मैंने गजल का हाथ छोड़ दिया, उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखने लगा। बन्नो, मैंने कहा। हाँ भाई जी, गजल ने इंतहाई वालिहाना अंदाज में जवाब दिया। उसकी अम्मी ना होती तो शायद वह लपक कर मेरे सीने पर सर रख देती और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी जानिब देखते हुए कहती, मैं तो आपको शुरू ही से अपना भैया समझती हूँ, आपने मुझे बन्नो कहने में इतनी देर क्यों लगा दी। गजल के घर से निकला तो मोहब्बत के नशे में सरशार था। राना तो नहीं मिली थी, लेकिन राना वाली मोहब्बत जरूर मिल गई। इस मोहब्बत के सामने 25 लाख रुपए क्या थे। जितना दुख हुआ था उतनी ही खुशियां अपने साथ समेट कर लिए जा रहा था। गली से निकलकर सड़क पर पहुंचा। खंबे के करीब एक रिक्शा से सवारियां उतर रही थीं। रिक्शा वाले ने इस्तफामिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने जेब का जायजा लिया। गजल के अब्बू ने 100 का नोट वापस कर दिया था। मैंने मदरसे का नामो पता बताते हुए रिक्शा ड्राइवर से कहा, रिक्शा में तो बाद में बैठूंगा, पहले ये बताओ कि 100 के नोट को भी भुना सकोगे। उसने फखरी अंदाज में कुर्ते की फूली हुई जेब पर हाथ मारा, बैठ जाओ, आज तो मैं तुम्हें 200 के नोट का खुला भी दे सकता हूँ। फिर हल्का सा कहकहा लगाया, हुकूमत को 200 रुपए वाले नोट भी छापना चाहिए। सुना है अमेरिका में तो 150 का भी नोट होता है। इस सिलसिले में मेरी मालूमात बहुत महदूद थी। मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा और रिक्शा में जा बैठा। इधर रिक्शा में बैठा और उधर नजर ना आने वाले वो तमाम साए और सुनाई ना देने वाली वो सभी सरसराहटें जो काफी अरसे से महसूस नहीं थी, महसूस होने लगी। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जिस तरफ भी नजर उठती भांत भांत के मुहीब चेहरों का एहसास होता। रिक्शा की रफ्तार के साथ साथ हर गली हर मोड़ पर चौराहे से साए निकल रहे थे और जौक दर जौक उस जुलूस में शामिल होते जा रहे थे जो मेरे मदरसे की जानिब रवां दवा था। रिक्शा ड्राइवर उनकी मौजूदगी से बेखबर उड़ा चला जा रहा था। मैं भी उनसे बेखबर होकर अपनी उस प्यारी सी बहन के बारे में सोचना चाहता था जो अल्लाह ने मुझे गजल के रूप में अता फरमाई, मगर सायों की अजीबोगरीब हरकत के बाइस अपने ज़हन को किसी एक तसव्वुर पर मरकूज नहीं कर पा रहा था। एकाएकी मुझ पर दहशत सी तारी होने लगी। मुझे अपने मोहल्ले के वो आमिल कामिल साहब याद आ गए जिन्हें बीवी समेत कुछ डाकुओं ने कत्ल कर दिया था। उस रात भी तो इसी तरह बेशुमार सायों ने उनके घर का रुख किया था। जिस तरह आज रात हर तरफ से साए उमड़ आए थे, इसी तरह उस रात भी जिधर नजर पड़ती थी उधर से साए निकलते हुए महसूस हो रहे थे। रिक्शा रोको, मैंने खौफ से चिल्लाते हुए कहा, हम मौत के मुंह में जा रही हैं। मुझे असल बात समझने, नतीजा अखज़ करने और चिल्लाने में काफ़ी देर हो गई। इससे पहले कि मेरा जुमला मुकम्मल होता, एक तेज रफ्तार ट्रक किसी गाड़ी को ओवरटेक करता हुआ सामने से हमारी रिक्शा से आ टकराया। मैं कई फीट उछला और उड़ता हुआ फुटपाथ पर जा गिरा और चोट के बाइस बेहोश हो गया। अगले रोज अस्पताल में होश आया तो मालूम हुआ कि रिक्शा के परखच्चे और रिक्शा ड्राइवर के चीथड़े उड़ गए थे। मैं खुशकिस्मत था कि मरने से बच गया। मेरे बाएं हाथ की हड्डी चिटक गई थी, पैरों और पीठ पर गहरी खराशियां आई थी। सर इसलिए पाश पाश नहीं हो सका था कि फुटपाथ पर गिरते वक्त मैं एक राहगीर से टकराया था और उसे अपने साथ लिए हुए इस तरह गिरा था कि मेरा सर उसके पेट पर था। राहगीर के भी चोटें आई थी, लेकिन इतनी मामूली थी कि अस्पताल में हल्की सी मरहम पट्टी करके और ग्लूकोज के आमेजे का एक गिलास पिलाकर उसे आधे घंटे के अंदर अंदर रुखसत कर दिया गया। मुझे अस्पताल में 10 दिन तक रखा गया। वहां के कानून के मुताबिक मरीजों से मुलाकात की खातिर आने वालों के लिए सुबह शाम का वक्त मुकर्रर था। एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिसमें पाबंदी औकात का ख्याल रखने के लिए कहा गया, लेकिन न आने वाले पाबंदी का ख्याल रखते थे, न अस्पताल वाले पाबंदी कराते थे।
जिसकी वजह से मेरे पास आने जाने वालों का तांता सा लगा रहता। गजल सुबह के वक्त अपने अब्बू के साथ आती और शाम के वक्त अपनी अम्मी के साथ, और जब भी आती अपने साथ खाने पीने का इतना सामान और इतने फल लेकर आती कि अयादत के लिए आने वाले दूसरे अफराद उन्हें ख़त्म करते। भाईजान दोपहर को लंच के वक्त में आते और अमूमन मेरे ही साथ लंच किया करते। अब्बा जी सिर्फ सुबह को नवाज के सहारे चलते हुए आते, कुछ देर बैठते, हाल अहवाल पूछते और नवाजी के कंधों का सहारा लेकर वापस चले जाते। पै दर पै अंदोनाक सानियात ने उनकी कमर तोड़ दी थी। उनके और गजल के अब्बू की उम्रों में बहुत ही मामूली सा फर्क था, लेकिन गजल के अब्बू इतने सेहतमंद और सुर्ख सफ़ेद थे कि गजल की अम्मी हनूज औलाद नरीना की आस सीने से लगाए बैठी थी, जबकि अब्बा जी इतने कमज़ोर और बूढ़े हो चुके थे कि चिरागे सहरी मालूम होते। 2 बार रक्शी आई थी, पहली बार अपनी अम्मी के साथ और दूसरी बार अकेली। लाइसेंस के बगैर कार दौड़ाती फिरती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। दोनों बार चंद मिनट से ज़्यादा नहीं रुकी। मदरसे के तलबा के आने जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। जिसको जब छुट्टी मिलती अस्पताल भागा चला आता कि तरह तरह की चीज़ें खाने को मिलेंगी। मुतअद्दिद बार ऐसे तालिब इल्म भी आए जिनकी मैंने कभी सूरत तक नहीं देखी थी। 10 रोज़ बाद अस्पताल से छुट्टी मिली तो भाईजान घर ले गए। गज़ल के घर वालों को 1 रोज़ पहले ही मेरी आमद का इल्म हो गया। उन्होंने जिस खुलूस और मोहब्बत से मेरा खैर मकदम किया, अम्मा जी जिंदा होती तो शायद इससे ज़्यादा वो भी न कर पाती। पड़ोसियों ने कहा गज़ल की माँ चारा डालकर गज़ल के लिए अभी से लड़की को फांस रही है। अब्बा जी ने सुना तो मुस्कुराकर कहा गज़ल अच्छी लड़की है। भाई जी ने कहा बेहतरीन लड़की है। नदीम चिराग लेकर ढूंढे तब भी उसे इतनी नफीस लड़की नहीं मिल सकेगी। मैंने कहा गज़ल तो मेरी बन्नो है, जो बात राना के मुतल्लिक नहीं सोच सकता वो गज़ल के मुतल्लिक किस तरह सोच सकता हूँ। गज़ल की अम्मी ने कहा बहुत हो गया गज़ल, अब तुम कभी नदीम से नहीं मिलोगी। मुझे नहीं मालूम था कि मोहल्ले में कितनी गंदी जहनियत के लोग रहते हैं। मैं 2 रोज़ भी सुकून से घर पर नहीं रह सका। भाईजान ने जिस तरह से भी बन पड़ा मेरे कमरे के गढ़े पर टाइल्स जमा दिए थे, इसके बावजूद कमरा इंतहाई गलीज और घिनौना मालूम हो रहा था। अब्बा जी दुकान और भाईजान मेडिकल स्टोर जाने के लिए सुबह ही सुबह घर से निकल जाते और शाम से पहले वापस नहीं आते थे। दिन भर सारा घर साएं साएं करता रहता। थोड़ी बहुत रौनक गज़ल के दम कदम से हो जाती थी, मगर पड़ोस वालों की खुराफात सुनकर उसकी अम्मी ने उसे मेरे पास आने से रोक दिया। और सिर्फ इसी पर बस नहीं की थी, बल्कि वो मुराद भी वापस ले ली थी जो उन्होंने अम्मा जी की मौत के बाद हम लोगों को दे रखी थी। गज़ल 2 बार माँ की नज़रों से छुपकर स्टूल के सहारे छोटी दीवार पर मुझसे बातें करने के लिए चढ़ी और दोनों बार पकड़ी गई। आखिरी बार तो मैंने उसकी अम्मी की आवाज़ भी सुनी थी। वो गज़ल पर नाराज़ होते हुए कह रही थी, कितनी बार कहूँ नदीम तेरा भाई नहीं है। अगर आइंदा मैंने तुझे दीवार के करीब खड़े देखा तो तेरी दोनों टांगे काट कर गटर में फेंकाऊंगी। इन दिनों रातों में अगरचे किसी साय का एहसास नहीं होता था और कोई सरसराहट सुनाई नहीं देती थी और तारीकियों में कोई खौफनाक को मुहीब सूरत नहीं उभरती थी। फिर भी मेरे लिए वो दोनों रातें जो मैंने घर पर गुजारी क़यामत की रातों से कम नहीं थीं। बिस्तर कांटों का बन चुका था, किसी भी पहलू चैन नहीं था। राना गई, मैंने रो रुलाकर उसे सब्र कर लिया। अम्मा जी गईं तो यूं लगा जैसे सब कुछ लुट गया हो, फिर भी सब्र आ गया। लेकिन गज़ल को कैसे सब्र करता? गज़ल तो जिंदा थी और हर भाई की तरह मेरी दुआ थी कि वो हज़ारों साल उम्र पाए। भला जिंदा को भी किसी ने सब्र किया है? 2 दिन और 2 रातें घर की दोज़ख में गुजारने के बाद तीसरे दिन सुबह को मैंने ऐलान कर दिया कि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, मैं मदरसे जाऊंगा। मेरी कमज़ोरी और नकाहत के पेश नज़र भाईजान मुझे मदरसे छोड़ने आए। सदर मदरस साहिब मुझसे बहुत नाराज़ थे। उन्हें हादसे का इल्म था और हाफिज सैयद अहमद से उन्हें यह भी पता चल गया था कि मैं किसी उस्ताद से इजाज़त लिए बगैर कमरे की खिड़की से कूदकर फरार हुआ था। वो जानना चाहते थे कि मैं रात गए कहाँ गया था और क्यों गया था। मैंने कहा, हजरत आप चाहें तो मुझे मदरसे से निकाल दें, लेकिन मैं आपको असल बात नहीं बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतना अर्ज कर सकता हूँ कि कोई जुर्म कोई गुनाह करने नहीं गया था। अगर आपको एतबार आ जाए तो दरगुजर फरमाइए। बसूरत दीगर ये समझ लीजिए कि मुझे मदरसे से निकाला गया तो मैं अपना मनहूस चेहरा लेकर घर वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ से सीधा नेटी जेटी के पुल का रुख करूंगा और वहां पहुंचते ही नीचे कूदकर दुनिया को अपने नापाक वजूद से पाक कर दूंगा। अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा तो इसे अपने जहन से निकाल दो। खुदकुशी से मुसाइब ख़त्म नहीं होते, बढ़ जाते हैं। जिस अजियत और करब से खुदकुशी के वक्त 2-4 होना पड़ता है वो आर्जी नहीं होता कि एक बार तकलीफ उठा ली और हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया, बल्कि क़यामत तक वही तकलीफ और वही अजियत झेलना पड़ेगी। डूबकर खुदकुशी करने वाले को बार बार डुबोया जाता रहेगा और जहर खाकर जिंदगी ख़त्म करने वाले को क़यामत तक जहर खिलाया जाता रहेगा।
इस ज़माने में ये बात भी काबिल जिक्र है कि जिसकी खातिर ज़िंदगी ख़त्म की जाती है उस पर कोई ख़ास असर नहीं होता। वो एक दिन मामूली सा गम करके दोबारा अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है। ज़िंदगी तो खुदा की अमानत है अजीज़म, अमानत की हिफाजत की जाती है, उसे ज़ाया नहीं किया जाता। मुझ पर दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं हजरत। दरवाजे तो होते ही इसलिए हैं कि कभी बंद किए जाएं कभी खोले जाएं। दरवाजे बंद होने का मतलब है कि अब उन्हें खोला जाएगा। खज़ां तो बाहर की पयामबर होती है। क्या तुमने कोई ऐसी भी रात देखी है जिसकी सुबह ना हुई हो? मदरसे से निकाले जाने का तसव्वुर बड़ा रूह फरसा है, मैंने भराई हुई आवाज़ में कहा। इंसान का ज़हन भी खूब है, खुद ही एक बात गढ़ता है और खुद ही उस पर ईमान ले आता है। सदर साहब के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने कब कहा कि तुम्हें मदरसे से निकाला जा रहा है? तुलबा तो मेहमानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती हैं। मैं उनकी शान में किस तरह गुस्ताखी कर सकता हूँ? मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सूखे हुए धानों में पानी पड़ गया हो। दिल की अजीब सी कैफियत हो गई। इस कैफियत को मुसर्रत व इंबसात से ताबीर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं जो कुछ महसूस कर रहा था उसके सामने मुसर्रत व इंबसात तो बहुत ही मामूली चीज़ें थीं। लेकिन अचानक सदर साहब की आवाज़ में सख्ती आ गई। इल्म की तलब में आए हो तो तुम्हें कम से कम 4 साल तक सारे दुनियावी ताल्लुकात को ख़त्म करना पड़ेगा। अपना सारा वक्त तालीम पर सरफ करोगे। अपने घर या अपने अजीज़ों के पास सिर्फ शादी या मौत के वक्त महदूद अरसे के लिए जा सकोगे। अजीज़ों कारब में से कोई तुमसे मिलने के लिए मदरसे में आएगा तो कुछ देर गुफ्तगू करके खुश असलूबी से उसे रुखसत कर दोगे। 4 साल तक कोई अखबार भी नहीं पढ़ोगे। अच्छा तो यह है कि निसाब की किताबों के अलावा कोई दूसरी किताब ना देखो। तहम कभी दिल उकताने लगे तो ऐसी किताबें पढ़ सकते हो जिनसे तुम्हारी मालूमात में कुछ इजाफा हो। मदरसा मेरी आखिरी जाय पनाह थी। मैंने सदर मदरसा साहब को सही मायनों में तालिब इल्म बनकर दिखा दिया। भाईजान एक ग्रेड में पास हुए। रक्षी के अब्बू ने इस खुशी में कि नामसाइद हालात के बावजूद भाईजान ने शानदार कामयाबी हासिल की थी, पूरे शहर के फनकारों को बुलाकर अजीम शान जश्न मनाया। बजाते खुद मुझे मदऊ करने आए मगर मैं नहीं गया। दोबारा गज़ल के अब्बू अम्मी आए कि जो हुआ सो हुआ, उस पर खाक डालो, घर आओ, गज़ल तुम्हें बहुत याद करती है। मैंने उन्हें टाल दिया। राना की बरसी हुई, फिर अम्मा जी की बरसी हुई। दोनों मरतबा मैंने ये कहकर माजरत चाह ली कि आप साल के साल राना और अम्मा जी को इसाले सवाब करते हैं, जबकि मैं रोज़ाना पाबंदी से कुरान और नवाफिल पढ़कर इसाले सवाब करता रहता हूँ। भाईजान का MBBS में दाखिला हुआ। एक बार फिर रक्षी के अब्बू ने जश्न मनाया। इस बार खुद आने के बजाय उन्होंने भाईजान और रक्षी को मेरे पास भेजा। मैंने दोनों को मुबारकबाद दी। रक्षी को छेड़ा कि अब तो तुम डॉक्टरी पढ़े बगैर ही डॉक्टर नहीं बन जाओगी। आखिर मैं उन दोनों से मुआफ़ी मांग ली कि घर नहीं आ सकूंगा। मदरसे में जैसा कि मैंने पहले बताया था, सिर्फ मजहबी तालीम ही नहीं दी जाती थी, बल्कि इंटर तक तलबा को बोर्ड के इम्तिहान के लिए भी तैयार किया जाता। आमतौर पर मदरसों में उन्हीं लड़कों को दाखिल कराने का रिवाज था जिनमें कोई जिस्मानी ऐब हो या जो जहनी तौर पर कमज़ोर हों। इसके बावजूद जब से मदरसे ने दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम पर तवज्जो देकर तलबा को एजुकेशन बोर्ड के इम्तिहानों में भेजना शुरू किया था, एक बार के अलावा हमेशा वहाँ का रिजल्ट 100% रहा। मेरा 9वीं जमात का रिजल्ट आया तो कोई मजमून भी ऐसा नहीं था जिसमें मैंने 70% से कम नंबर हासिल किए हों। हालांकि मैंने भाईजान जैसी पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि अपने खाली औकात में पुरस्रार अलूम की उन किताबों को जो आसानी से समझ में आ जाती थी पढ़ा करता था। मदरसे के दारुल मुतालिया में भी ऐसी कई किताबें थीं जो मेरे मतलब की थीं। तावीज़ों गंडों से ज़्यादा ख़ास तौर पर वो किताबें जो अमलियात पर थीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा पुरकशिश थीं। उन किताबों में जिन्नों को, परियों को, रूहों को और हमजात को कब्ज़े में करने के अमल बताए गए, लेकिन इतने मुश्किल थे जिन्हें कोई बाशऊर इंसान अंजाम नहीं दे सकता था। ख़तरात भी बहुत थे क्योंकि कोई भी आसानी से किसी के कब्ज़े में नहीं आता। उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि जो शख्स उसे कब्ज़े में करने की फ़िक्र में है उसको अमल पूरा होने से कबल ख़त्म कर दिया जाए। मैं इस बात का चशमदीद गवाह था क्योंकि फूल ने उस नक्कटे दस्त बुरीदा शख्स को जो उस पर काबिज़ होना चाहता था कब्रिस्तान के अंदर पलक झपकते में ख़त्म कर दिया, और 10 मिनट के अंदर अंदर एक अनजानी नज़र न आने वाली मखलूक उसे चट कर गई। किताबों में हिसार खींचने और महफूज रहने के तरीके भी तहरीर थे। एक बात और बता दूं, मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी उनमें कहीं भी नागफनी का नाम नजर नहीं आया। हद ये कि उन किताबों की भी जिनकी शकील इंग्लिश मेरी अक्ल फहम से बालातर थी, मैंने एक एक सतर इस उम्मीद में देख डाली कि शायद उनमें कहीं नागफनी लिखा हुआ दिखाई दे जाए। कम अज कम ये नाम तो मैं पढ़ ही सकता था। हैरत थी कि पादरी को वो नाम कहाँ से मालूम हुआ, और उसने मेरे होंठों की हरकत से अंदाज़ा लगाकर उस नाम को किस तरह बूझ लिया। वो यकीनन इस बात से बेखबर नहीं रहा होगा कि सिर्फ नागफनी का बदसूरत, गंदा और बोसीदा जिस्म फर्श के नीचे दफन है, जबकि उसकी रूह दुनिया में इधर उधर मंडलाती फिर रही है। गोया वो नागफनी को नहीं
क्योंकि वो तो पहले ही आज़ाद थी। नागफनी के जिस्म को आज़ाद कराने आया था। ये काम वो तो नहीं कर सका। हम दोनों भाइयों ने खजाने के लालच में ज़रूर अंजाम दे डाला। शायद नागफनी भी यही चाहती थी कि उसके जिस्म को फर्श के नीचे से निकाल लिया जाए। फर्श की खुदाई के लिए उसने जो तरीका सोचा था वो बिलाशुबा काबिल तारीफ था। दौलत के लालच ने हमें फर्श खोदने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि मदफून जिस्म के आज़ाद होने के बाद नागफनी की मुराद पूरी हो जाती थी, फिर फर्श के नीचे से नोटों का भरा हुआ मटका क्यों बरामद हुआ? यही नहीं, एक बात और भी थी जिसने मुझे परेशान कर रखा था। मैं मदरसे से बहुत कम बाहर निकलता था। शाज़ो नादिर ही ज़रूरत की कोई चीज़ लेने के लिए सामने की किसी दुकान पर जाता, लेकिन जब भी बाहर जाना होता सरसराहटें महसूस होने लगती और चारों तरफ में फैले हुए सायों का एहसास उजागर हो जाता, जबकि मदरसे में ना सरसराहटें थी ना साए। मेरा ये शक सदर साहब के दफ्तर में उस वक्त दूर हुआ जब मैं उनकी खिदमत में बैठा सर्फ और नाहव समझ रहा था। एक साहब अंदर आए और सदर मुदर्रस के सामने दो जानू होकर एक ऐसे तावीज़ की दरख्वास्त की जिसकी बरकत से उनके घर की बलाएं दूर हो जाएं। सदर साहब के पूछने पर उन्होंने बलाओं की तशरीह की कि घर के लोगों को बुरी बुरी शक्लें नजर आती हैं, कभी खाने पीने की चीज़ों में गलाजत डाल दी जाती है और कभी घर में पत्थर आना शुरू हो जाते हैं। सदर साहब ने कहा, तावीज़ गंडे तो मुझे आते नहीं, लेकिन एक आसान सी तरकीब बताए देता हूँ, उस पर अमल करोगे तो इंशाल्लाह सारी बलाओं से छुटकारा पालोगे। तरकीब यह है कि अपने घर में पास पड़ोस के बच्चे बच्चियों को कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दो। चंद रोज बाद वो साहब दोबारा तशरीफ लाए। उनके हाथ में मिठाई का बड़ा सा डिब्बा था। उन्होंने सदर साहब की खिदमत में डिब्बा पेश करते हुए अर्ज किया, हजरत, सारी बलाएं दूर हो गईं। उनके जाने के बाद सदर मुदर्रस साहब ने सारी मिठाई उन बच्चों में तकसीम करा दी जो दिन में किसी स्कूल में पढ़ते थे और दोपहर को हमारे मदरसे में नाजरा कुरान पढ़ने आते। मेरा शक दूर हो गया। असल वजह समझ में आ गई कि मदरसे में सरसराहटों और सायों का गुजर क्यों नहीं था। सदर साहब का जिक्र आता है तो जी चाहता है उन्हीं की बातें किया जाऊं। बहुत ही अजीम इंसान थे, लेकिन अपने आप को सारी मखलूक से कमतर समझते थे। हद तो यह है कि एक बार मदरसे के सेन में एक बदसूरत और बदनुमा खारिश ज़दा कुत्ता आ गया। तुलबा उसे मारने दौड़े तो हजरत ने फरमाया, हैं ये क्या कर रहे हो? लड़के रुक गए और हजरत के चेहरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, मारो नहीं, कोई हड्डी वगैरह देकर प्यार से बाहर निकाल दो। हो सकता है ये खारिश ज़दा कुत्ता उस नाबकार से बेहतर हो जिसे तुम लोग अपना सदर कहते हो। उनका इरशाद ऐसा था जो तलबा से हजम नहीं हो सका। कुत्ते को तो जैसे तैसे बाहर निकाल दिया। फिर सारे तलबा हजरत के गिर्द जमा हो गए। हर जुबान पर एक ही सवाल था कि आपने एक गंदे और निजस कुत्ते को अपने आप से बेहतर क्यों कहा? मौत एक न एक दिन सबको आनी है। हजरत ने वजाहत फरमाई, मुझे भी मरना है और कुत्ते को भी। कुत्ता मरेगा तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता मेरा खात्मा ईमान पर ना हुआ तो मुझे अजाब भुगतने के लिए दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। खुद इंसाफ करो, दोनों में से कौन बेहतर होगा? वो जो मरकर मिट्टी हो गया या वो जिसका मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए नारे जहन्नुम हो गई? आखिरी जुमला अदा करते हुए उनकी आवाज़ भर आ गई और वह बार बार या अल्लाह ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर मौत दे का विर्द करने लगे। एक बार बड़ी जमातों के तुलबा ने शिकायत की कि दोपहर को स्कूलों के जो बच्चे नाजरा पढ़ने आते हैं वो जोर जोर से इस तरह लहक लहक कर कुरान पढ़ते हैं कि हमारे आराम में खलल वाक़ई होता है, जिसकी वजह से रात को ना हम पढ़ पाते हैं ना अगले दिन के सबक की सही तैयारी कर पाते हैं। हजरत वाला शिकायत सुनकर गुस्से से थर थर कांपने लगे। चेहरा मुबारक सुरख हो गया। हमेशा धीमे लहजे में बोलते थे। उस रोज खिलाफे मामूल आवाज़ तेज हो गई। फरमाया, गुनाहों की फरावानी देखकर हक मकानी किसी बस्ती पर अजाब नाजिल करने का इरादा फरमाते हैं, लेकिन देखते हैं कि उस बस्ती के बच्चे अपनी मासूम आवाज़ों में उनका कलाम पढ़ रहे हैं तो इरादा मनसूख फरमा देते हैं। तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे ज़रा से आराम की खातिर बच्चों को बाआवाज़ कुरान पढ़ने से मना करके कहरे इलाही को दावत दी जाए। याद रखो, वो चीज़ जिसे आराम कहते हैं कब्र में मिलेगी, और वो भी सिर्फ उन लोगों को जिनका खात्मा ईमान पर होगा। एक मर्तबा दरस के दौरान फरमाया, हमने सिर्फ खुशी का नाम सुना है, असल खुशी आज तक नहीं देखी। हकीकी खुशी तो उस वक्त होगी जब ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होंगे। उस वक्त मालूम होगा कि खुशी किसे कहते हैं। उनकी बातें सुनकर और उनके तकवा को देखकर मैंने कई मर्तबा सोचा कि उन्हें अव्वल ता आखिर अपनी कहानी सुनाऊं और कमीना फितरत नागफनी से निजात हासिल करने का तरीका दरियाफ्त करूं, जिसने बचपन से मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी थी। लेकिन हजरत की हैबत कुछ ऐसी थी कि सोच को अमली जामा न पहना सका। ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ली कि जल्दी किस बात की है, इंटर तक मदरसे में हूँ। उस वक्त तक तो उस नाहंजार का मेरे पास गुजर नहीं हो सकता। हजरत वाला भी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। किसी भी दिन सुकून से अपनी अर्ज गोश गुजार कर दूंगा।
इसी सोच विचार में 2 साल गुजर गए। मैंने बी ग्रेड में मैट्रिक कर लिया। उसके फौरन बाद दरसे निज़ामी की किताबें शुरू हो गईं और इंटर की तैयारी की जाने लगी। 2 साल और गुजर गए। मैंने इंटर का इम्तिहान दिया और जब रिजल्ट आया तो ना सिर्फ मेरा A1 ग्रेड था बल्कि दूसरी पोजीशन भी हिस्से में आई। रिजल्ट का अखबार बाद में देखा। रेडियो और अखबारात वाले इंटरव्यू लेने और फोटो उतारने पहले पहुंच गए। रेडियो का तो पता नहीं कि इंटरव्यू नशर हुआ कि नहीं, अलबत्ता अगले रोज जब अखबारात में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लाने वाले तुलबा और तालिबात के नाम, फोटो और इंटरव्यू छपे, अब्बा जी और भाईजान के जलौं में तकरीबन पूरा मोहल्ला मुझे मुबारकबाद देने के लिए मदरसे पर टूट पड़ा। रक्षी कोई पोजीशन तो नहीं ला सकी, लेकिन उसने A ग्रेड हासिल किया। सुबह के अखबारात में पोजीशन होल्डर्स की तस्वीर देखकर उसने फौरन गजल को फोन किया कि वो अब्बा जी और भाईजान को मेरी अजीम शान कामयाबी से मुतला कर दे। गजल ने बताया कि भाई जी की कामयाबी की इतला मुंह तड़के ही पहुंच गई थी। इस वक्त तो उसके अब्बू समेत सब लोग मदरसे गए हुए हैं। रक्षी ने पूछा, वो लोग नदीम को घर ले आएंगे या नहीं? पता नहीं, गजल रो पड़ी। भाई जी तो हम सबसे खफा हैं। रक्षी ने फोन रखा, अपनी अम्मी से कहा कि नदीम को मुबारकबाद देने जा रही हूँ। कार संभाली और तेज रफ्तारी से मदरसे की सिमत रवाना हो गई। दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल ने अखबार में मेरा नाम और फोटो देखा तो फौरन फर्स्ट असिस्टेंट को तलब किया कि गौर से देखो, ये लड़का जिसकी दाढ़ी मूंछें फूट रही हैं वही नदीम तो नहीं है जो हमारे स्कूल में पढ़ता था। फर्स्ट असिस्टेंट ने तायद की तो उन्होंने मदरसे में फोन किया कि असल चीज बुनियाद होती है। नदीम की बुनियाद हमने रखी है, उसकी कामयाबी का सारा क्रेडिट तुम्हें नहीं लेना चाहिए। उनका फोन मदरसे के मुंशी ने वसूल किया। उसने पूछा, आप ही बताएं मौजूदा हालात में हम क्या करें? अखबार वालों को बता दो कि हमारे स्कूल की आला तालीम और तरबियत की बदौलत नदीम ने इंटर में पोजीशन ली है। मैडम ने इसी पर बस नहीं की। शहर से जितने भी रोजनामे शाये होते थे उन्होंने फर्दन हर रोजनामे को फोन किया। सेकंड पोजीशन लाने वाला नदीम KG से 9वीं जमात तक हमारे यहाँ पढ़ता रहा है। कितना जुल्म है कि हमने उसे बरसों पढ़ाया, लेकिन खबरों में हमारा कोई जिक्र नहीं। तारीफ उस मदरसे की हो रही है जहाँ उसने 4 साल से भी कम अरसे तक तालीम हासिल की। उन्होंने एडिटर्स को यह भी बताया कि स्कूल की इंतजामिया अपने होनहार शागिर्द नदीम को, जिसने स्कूल का नाम रोशन किया है, बेशकीमत तलाई घड़ी और आला कारकर्दगी की सनद देने का फैसला कर चुकी है। आखिर में मैडम ने एडिटर से दरख्वास्त की कि अगले रोज शाया होने वाले अखबारात में उनके स्कूल के बेलौस और बेगर्ज खिदमात का जरूर जिक्र किया जाए, क्योंकि नदीम की तालीम और तरबियत और जहनी नशोनुमा को उजागर करने में हमने भरपूर किरदार अदा किया है। तकरीबन 1 साल कबल जब फर्स्ट ईयर का नतीजा आया था, मैंने एक बार फिर सदर साहब से बैत होने की दरख्वास्त की थी। उस वक्त तो दूसरे असातिज़ा के जरिए मुझे तसव्वुफ की गर्ज़ो गायत मालूम हो चुकी थी। मेरी दरख्वास्त के जवाब में सदर साहब ने दरियाफ्त किया कि क्यों बैत होना चाहते हो, सरबुलंदी के लिए, दौलत के लिए या करामत के लिए? तो मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया था, सिर्फ रज़ाए अलाही के लिए। मेरा जवाब सुनकर सदर साहब खुश हो गए। उन्होंने प्यार से मेरे शानों को थपकते हुए फरमाया, तुमने तसव्वुफ को बिल्कुल सही समझा है, इंटर पास कर लो। उसके बाद अगर तुम्हारे दिल में तसव्वुफ की तालीम हासिल करने की कसक रही तो मैं हाथ पकड़कर तुम्हें राह सलूक तय करवाऊंगा। यही वजह थी कि जब अब्बा जी, भाईजान, नवाज, गजल के अबू रक्षी और पड़ोस के दीगर हजरात मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए बजिद हुए तो मैंने साफ इनकार कर दिया। जब तक दीनी उलूम से कमा हक्का वाकिफ नहीं हो जाऊंगा और दरसे निज़ामी की तकमील नहीं कर लूंगा, उस वक्त तक मदरसे ही में रहूंगा। अब्बा जी ने कहा, मैं भी चाहता हूं कि तुम यहाँ से कामिल अकमल होकर निकलो। हम लोग तुम्हें हमेशा के लिए नहीं, चंद रोज के लिए अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अरसा दराज के बाद अल्लाह ने खुशी का दिन दिखाया है। तुम्हारे भाई की, पड़ोसियों की, अजीज़ों क़रीब की ख्वाहिश है कि तुम कुछ रोज हमारे साथ भी गुजारो। मुझे ना भूलिए अब्बा जी, रक्षी बोली, मैं भी यही ख्वाहिश लेकर आई हूँ। शैतान की खाला, तुम भी यहाँ पहुँच गई, क्यों ना पहुँचती? आखिर नदीम से मेरा भी तो कुछ रिश्ता है। अब्बा जी के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अम्मा जी की मौत के बाद मैंने उन्हें पहली मर्तबा मुस्कुराते हुए देखा। क्या रिश्ता है? अब्बा जी ने शरारत आमेज लहजे में पूछा। मेरा क्लास फेलो है और मेरा भाई है। नवाज ने कहा, कोई और रिश्ता नहीं है। रक्षी सुरख पड़ गई। हर शख्स उसे छेड़ने पर तुला हुआ था। उसने बेबसी से भाईजान की तरफ देखा। भाईजान ने लुत्फ लेते हुए कहा, बता दो रक्षी। रक्षी ने पैंतरा बदल कर कहा, नदीम के साथ साथ मैं भी एक ग्रेड से पास हुई हूँ, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि मुझे कोई मुबारकबाद नहीं देता। मौजू एकदम बदल गया। सब रक्षी को मुबारकबाद देने लगे। भाईजान ने कहा, नदीम के रोल नंबर के साथ मैंने अखबार में तुम्हारा रोल नंबर भी देखा था और यहाँ आते हुए तुम्हें मुबारकबाद का तार भी भेजाया हूँ, जो अब तक तुम्हारे घर पहुँच चुका होगा। सदर साहब तेज आवाजें और फलक शगाफ कह के सुनकर अपने ऑफिस से बाहर आए। बिल्कुल सीधे साधे आम से इंसान थे।
लेकिन जलाल इतना था कि उनकी सूरत देखते ही सब खामोश हो गए। रक्षी ने सर पर दुपट्टा ले लिया और भाईजान की आड़ में खड़ी हो गई। मौलवी साहब, अब्बा जी ने कहा, असूली तौर पर पहले मुझे आपकी खिदमत में हाजिर होकर शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि इस गधे को, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, आप ही ने इंसान बनाया है। भाईजान बोले, दरअसल हम लोग चंद रोज के लिए नदीम को घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन नदीम तो ऐसा तारिकुल दुनिया हो गया है कि किसी भी तरह जाने के लिए राजी नहीं होता। सदर साहब ने मेरी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में प्यार से कहा, हकूकुल इबाद का पास करो नदीम। मेरे होंठ लरज कर रह गए। इतने लोगों की मौजूदगी में किस तरह मुमकिन था कि मैं उन्हें बलाखेज सायों और तबाहकुन सरसराहटों के बारे में बताता, जिन्हें अपनी तमाम तर खबासतों के साथ मदरसे के बाहर मेरा इंतजार था। नवाज बोला, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, अब तो तुम्हारे हेडमास्टर साहब ने भी इजाजत दे दी है। दोज़ख का तसव्वुर इतना रूह फरसा था कि मदरसे की जन्नत छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन नवाज ने दुरुस्त कहा, इनकार की गुंजाइश नहीं थी। सदर साहब हकूकुल इबाद की पासदारी का मशवरा देकर अपने दफ्तर में चले गए। उनके जाते ही कुछ लोग मुझे गुमगू के आलम में छोड़कर गाड़ियों का इंतजाम करने मदरसे से बाहर निकल गए। रक्षी शाम को मिलने का वादा करके टाटा करती हुई अपने घर रवाना हो गई। अब्बा जी और गजल के अब्बू सदर मुदर्रस साहब के एहसानात का इतराफ करने उनके दफ्तर की तरफ चल दिए। भाईजान और नवाज मेरी हमरा उस कमरे में गए जिसमें हाफिज सैयद अहमद के साथ मेरा क़याम था। वो दोनों जैसा देश वैसा भेज के कायल थे। उन्होंने हाफिज सैयद अहमद से फ़िकी मसाइल पर गुफ्तगू शुरू कर दी और मैं साथ ले जाने के लिए उन कपड़ों और किताबों को इकट्ठा करने में मसरूफ़ हो गया जिनकी मुझे घर के चंद रोज़ा क़याम में ज़रूरत पेश आ सकती थी। सदर साहब दरस के दौरान अक्सर फरमाया करते थे कि फ़राइज़ व सुनन की अदायगी और तलावत कलामुल्लाह के बाद हर अच्छे तालिब-इल्म को अपने खाली औकात में पाबंदी से दीनी कुतब का मुतालिया करते रहना चाहिए। इससे ईमान तरोताज़ा और कल्ब पाक को साफ रहता है। वही हुआ जिसका मुझे खतरा था। इधर मैंने मदरसे की चार दीवारी से कदम निकाला और उधर नजर न आने वाले सायों ने मुझे अपने अहाते में ले लिया। सुनाई ना देने वाली सरसराहटें महसूस होने लगीं, लेकिन नुमाया फ़र्क जिसका मुझे खास तौर पर एहसास हुआ ये था कि इस मर्तबा ना सायों का अंदाज डरावना था, ना सरसराहटें भयानक मालूम हो रही थीं। इसके बरक्स कुछ ऐसी खुशी का इजहार किया जा रहा था जैसे किसी कैदी की जेल से रिहाई के बाद उसके अजीज़ो अकारिब खुशियां मनाते हैं। उनकी शक्लों में कोई फर्क नहीं आया, सूरतें वैसी ही मस्कशुदा थीं, ढांचे पहले जैसे टूटे फूटे और जगह जगह से चिटके हुए। किसी की आंखें गायब थीं, किसी के निस्फ धड़ का कोई पता नहीं था, किसी के बेगोश्त चेहरे पर सिर्फ दांत ही दांत थे। लेकिन इत्मीनान की बात यह थी कि सारे साए बेइंतहा खुशो खुर्रम थे। सरसराहटों का भी कमोबेश ऐसा ही हाल था। उनमें मौसीकी सी घुली हुई थी, यूं लग रहा था जैसे हवा की लहरें मेरे गिरदो पेश में रक्स कर रही हों। वो लोग जो मुझे मदरसे से घर ले जाने के लिए आए थे पूरे 1 दर्जन भी नहीं थे, लेकिन वो साए जो जुलूस की शक्ल में मेरे अतराफ में मंडला रहे थे इतनी बड़ी तादाद में थे कि उनको शुमार करना गैर मुमकिन था। कम होने की बजाय मुसलसल उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा था। घर पहुंचते पहुंचते तो यह आलम हो गया कि हद्दे नज़र तक साए ही साए थे। हम लोग 2 टैक्सियों के जरिए घर आए। मैं टैक्सी से उतरने लगा तो बड़ी एहतियात के साथ कदम बाहर निकाला। डर लगा कि कहीं किसी के पांव पर मेरा पैर ना पड़ जाए या कोई ढांचा मेरी टक्कर से 2 टुकड़े ना हो जाए। मगर उतरने से पहले ही सारे साए काई की तरह फट कर मेरे लिए रास्ता बना चुके थे। मुझे हैरत की किसी बात पर हैरत नहीं होती थी, ताहम ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे हमराइयों के लिए सायों ने कोई रास्ता नहीं बनाया। किसी एहसास के बगैर वो सायों के दरमियान बड़े आराम से चल रहे थे। उनकी राह में आने वाले साए रौंदे और कुचले जा रहे थे, लेकिन जूं ही मेरे हमराही आगे बढ़ जाते शिकस्ता हो जाने वाले साए दोबारा इकट्ठे होकर पहली जैसी सूरत इख्तियार कर लेते। ये बात मेरे लिए बिल्कुल नई और अनोखी थी, लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर बात की हैरत अंगेज नहीं थी, क्योंकि साए तो साए ही होते हैं, चाहे वो इंसानों के हों, चाहे इमारतों के, और चाहे उन नादीदा हस्तियों के जो हमारे अतराफ व जुवानिब में हवा की मानंद बिखरी हुई है। घर में दाखिल होने से पहले गज़ल और उसकी अम्मी ने मेरा पुरजोश इस्तकबाल किया। गज़ल ने मेरे गले में गुलाब के फूलों का गजरा डाला और हंस कर कहा, अल्लाह भाई जी, आप इतने बड़े हो गए, दाढ़ी निकल रही है आपकी। गज़ल की अम्मी ने माशाल्लाह कहा और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। फिर गुलूगीर आवाज़ में बोली, तुम्हारी बहन और अम्मा जी जिंदा होती तो आज कितनी खुश होती। मुझे घर ले जाया गया। मुतअद्दिद साए जो जुलूस की शक्ल में मेरे साथ आए थे मुसर्रत व इत्मीनान का इजहार करते हुए दरवाजे ही से रुखसत हो गए। कुछ बाहर खड़े रहे, कुछ चंद ऐसे भी थे जो घर के अंदर तक छोड़ने गए। पहला दिन बड़ा मसरूफ गुजरा। जो सुनता था कि नदीम ने इम्तिहान में दूसरी पोजीशन हासिल की है
और अपने घर आए हुए मुबारकबाद देने दौड़ा चला रहा था। मर्द औरतें लड़के लड़कियां सभी आ रहे थे। मुबारकबाद बाद में देते, पहले इस बात पर हैरत का इजहार करते कि मैं अचानक जवान हो गया हूँ। एक खातून ने अब्बा जी को मशवरा दिया कि जिस तरह बड़े बेटे की बात पक्की की है, उसी तरह कोई अच्छी सी लड़की देखकर नदीम की बात भी पक्की कर लो। दोपहर के खाने के लिए गजल के अब्बू और नवाज में थोड़ी सी झड़प हुई। दोनों बज़िद थे कि खाना उनके घर से आएगा। आखिर में टॉस किया गया, नवाज जीत गया। खाने से कुछ देर कबल आने जाने वाले लोगों से थोड़ी सी निजात मिली। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसकी साबका खूबसूरती खत्म हो चुकी थी। फर्श के टाइल्स को दोबारा जोड़ दिया गया था, लेकिन कोई टाइल ऊपर उठ गया था, कोई नीचे दब गया था। बिसात वाली शक्ल भी बिगड़ गई थी। कई जगह कई स्याह टाइल्स और किसी जगह कई सफेद टाइल्स जमा हो गए। ऐसा मालूम होता था जैसे फर्श का वो हिस्सा कोड़ के मर्ज में मुब्तला हो गया है। हाथ मिलाते मिलाते और मुआनका करते करते और मुस्कुराते मुस्कुराते मुझ पर अच्छी खासी थकन सवार हो गई। कुछ देर के लिए लेटा तो कदरे सुकून मिला। मिनट 2 मिनट के लिए आंख लग गई, फिर अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा। दिल की अजीब सी हालत हो गई। फटी फटी नजरों से चारों तरफ देखने लगा। मैं नहीं कह सकता कि मैंने ख्वाब देखा था। कुछ सोते जागते वाली कैफियत में नजर आया था। हर 2 सूरतों में जिस भयानक शय पर निगाह पड़ी वो ऐसी नहीं थी कि उसके बारे में कुछ सोचा जाता या किसी से उसका जिक्र किया जाता। मैं ये भी जानता था कि कमरे में ठहरूंगा तो वो शय मेरे जहन पर मुसल्लत हो जाएगी। उसके तसव्वुर से छुटकारा पाने के लिए कमरे से निकलकर अब्बा जी के कमरे में चला गया, जहां वो दोस्तों के पास बैठे अपने दोनों बेटों की तारीफ में रुतबुल लिसान थे। इसी असना में नवाज के हाथ से खाना आ गया। मुझे अपने मकसद में कामयाबी हुई। जिस बात को भूल जाना चाहता था उसे भूल गया। शाम का खाना गजल के हाथ था। हम बाप बेटों के अलावा उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को भी मदऊ किया। दोस्तों के आने में कुछ देर थी। गजल की अम्मी ने मुझे अंदर बुला लिया, फिर गजल से कहा कि वो अपने कमरे में चली जाए। नदीम बेटा, वो मेरे पास बैठते हुए बोली, तुमने गजल के अब्बू से किसी ऐसे मजजूब का जिक्र किया था जो गैब का हाल जानते हैं। मैं समझ गया। गजल के अब्बू बहुत छोटे पेट के थे। मुझसे किसी को ना बताने का वादा करने के बावजूद उन्होंने बीवी को सारी बातें बता दी थी। गैब का हाल तो सिर्फ अल्लाह मियां जानते हैं, ताहम कभी कभार कुछ बातों से अपने नेक बंदों को भी मुतला फरमा देते हैं। मेरा भी यही मतलब है। वो बोली, जुम्मन की अम्मा को तो जानते ही होगे, बहुत जाहिल और बेवकूफ़ औरत थी। अलिफ के नाम लठ नहीं जानती थी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि फरिश्तों की गलती से एक रोज उसकी रूह कब्ज कर ली गई। रात भर वो फरिश्तों की मेहमान रही और उनके साथ जमीनों और आसमानों और ना जाने कौन कौन से जहानों की सैर करती रही। सुबह को जब फरिश्तों की गलती का पता चला तो वो उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटा गए। जुम्मन की अम्मा रात भर मुर्दा रहकर दोबारा जिंदा हुई तो वो पहले जैसी जाहिल और बेवकूफ़ नहीं रही। रात की रात में काया पलट गई। उर्दू और इंग्लिश की किताबें पढ़ती थी और गैब की बातें इस तरह फरफर बताती जैसे अपनी आंखों से सब कुछ देख रही हो। एक मुराद के सिलसिले में मैंने उससे 5 मरतबा मिलने की कोशिश की। उसके पास हर वक्त इतने लोग मौजूद रहते थे कि मैं अपनी मुराद का उससे जिक्र नहीं कर सकी। फिर मैंने गजल के अब्बू को मजबूर किया। कई रोज तक वो झोंपड़ियों में जाने के लिए राजी ना हुए, और जब राजी हुए तो उस वक्त जब झोंपड़ियों में रहने वाले अक्लो ईमान के दुश्मन पुजारी जुम्मन की अम्मा को शहीद कर चुके थे। मैंने ये सोचकर अपने सीने पर पत्थर रख लिया कि अब मेरी मुराद कभी पूरी नहीं होगी। उनकी सुनाई हुई कहानी मेरे लिए नई नहीं थी। मैं वाहिद शख्स था जिसे मालूम था कि फरिश्तों से कोई गलती नहीं हुई। फरिश्ते इतनी फाश गलतियां करने लगे तो दुनिया का सारा निज़ाम उलट पलट होकर रह जाए। जुम्मन की अम्मा वाकई मर गई थी और उसकी मौत के बाद जो जुम्मन की अम्मा जिंदा हुई थी वो जुम्मन की अम्मा नहीं थी, बल्कि तारीकियों में पलने वाली एक मनहूस मखलूक थी। गैबदां तो वो नहीं थी, लेकिन उसे खल्के खुदा को गुमराह करने का फन आता था। गजल की अम्मी अब्बू को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो दोनों अपनी मुराद उस तक नहीं पहुंचा सके। मुराद तो क्या पूरी होती, अकायद अलबत्ता मुतजलजल और डामाडोल हो जाते। मुझे करीब करीब सब्र आ गया था। गजल की अम्मी ने दोबारा कहना शुरू किया। फिर एक रोज गजल के अब्बू ने उस मजजूब बुजुर्ग का जिक्र किया जो तुम्हारे मदरसे के सामने वाले नाले में रहता है और उसी नाले की मिट्टी कीचड़ खाकर पेट भरता है। जी नहीं, ना वो नाले में रहता है ना नाले की मिट्टी कीचड़ खाता है। मैंने कहा, नाले पर दुकानें हैं और वह दुकानों के सामने पड़ा रहता है। दुकानें बंद हो जाती हैं तो वो किसी एक दुकान के तख्ते के नीचे जाकर लेट जाता है। दुकानदार अपना बचा खुचा खाना उसके आगे रख देते हैं। चलो ऐसा ही होगा, वो बोली। गजल के अब्बू ने मुझे बताया कि वो मजजूब बुजुर्ग तुम्हारा दोस्त है। उसने तुम्हें गैब की ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो बिल्कुल सच साबित हुई। मसलन तो मैंने पूछा नहीं, तुम तो मेरी आदत से वाकिफ हो। मैं दूसरों की बातें नहीं कुरीदा करती। मैंने सुकून की सांस ली। खान साहब ने बीवी को उस खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया।
जिन्हें 3 दानिशमंदों ने इंतहाई दानिशमंदी से ठिकाने लगा दिया। दुनिया में एक ही शेख चिल्ली नहीं था जिसने उसी शाख को जिस पर वो बैठा था काट कर खुद को जख्मी किया था। शेख चिल्ली तो हर इंसान में पाया जाता था। जो जितना बड़ा अक्लमंद था उसमें उतना ही ज्यादा शेख चिल्ली मौजूद था। मैंने, गजल की अम्मी कह रही थी, गजल के अब्बू से कहा कि नाले वाले फकीर के पास अपनी मुराद लेकर जाओ। फकीर किसी के दुश्मन नहीं होते, सबको एक नज़र से देखते हैं, सबका भला चाहते हैं। हो सकता है उस फकीर की एक ही निगाह में हमारी बरसों की मुराद पूरी हो जाए। मेरे कहने पर वो 2 दफा उसके पास गए। पहली बार गालियां सुनकर भाग गए, दूसरी बार उसने पत्थर मारकर भगा दिया, तीसरी बार अपनी 2 नाली लेकर जा रहे थे। मैंने रोक लिया कि मुरादें गोलियों के जोर पर पूरी नहीं कराई जाती। फिर मैं खुद गई। नाले वाले फकीर ने मुझे खूब गालियां दी। मैंने कहा जितनी चाहो गालियां दे लो, जब तक मेरी मुराद पूरी नहीं होगी नहीं जाऊंगी। उसने रोना शुरू कर दिया। दर्जनों लोग जमा हो गए और मुझे घूरने लगे। मैंने कहा घूरते रहो, ना मैंने मारा है ना इसे बुरा भला कहा है। फिर उसने पत्थर उठा लिया। मैंने कहा सर फाड़ दोगे तब भी नहीं जाऊंगी। वो हंसने लगा। उसके आगे रोटियों के टुकड़े और कुछ हड्डियां पड़ी थीं। उसने रोटी के टुकड़ों और हड्डियों में से कीनू की एक गर्द आलूद फांक निकालकर मेरे सामने उछाल दी और कहका लगाता हुआ भाग गया। मैं फांक लेकर खुश खुश घर वापस आ गई और समझ बैठी कि मुराद पूरी हुई। लेकिन 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, अभी तक तो मुराद पूरी नहीं हुई। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने दरियाफ्त किया। वो फकीर तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें गैब की बातें बताता रहता है। तुम चाहो तो उसे मालूम कर सकते हो कि मेरी मुराद पूरी होगी या नहीं। खां साहब ने गलत बयानी से काम लिया है। वो मेरा दोस्त नहीं है। मेरा ही नहीं, किसी का भी दोस्त नहीं है। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि उसने गैब की बातों से आगाह किया हो। हाँ, एक बार उसने धक्का देकर मुझे जमीन पर गिरा दिया था और मेरी टांग पकड़कर जोर जोर से मरोड़ी थी। उस रोज के बाद से आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसके करीब से गुजरूं। गजल के अब्बू ने मुझसे कसम ले ली थी कि मैं उन नोटों के बारे में किसी से जिक्र नहीं करूंगी जो तुम्हारे घर से बरामद हुए थे, लेकिन तुम्हारे अब्बा जी ने उसे चोरी का समझकर जला डाला। फिर उस फकीर ने तुम्हें बताया कि नोट चोरी के नहीं थे। उस रात तुम हमारे घर गजल के अब्बू से इस बात की तस्दीक करने के लिए भी आए थे। मैंने दोबारा गहरी सांस ली। खान साहब वाकई बड़े हल्के पेट के वाक़े हुए थे। आप कसम तोड़ने की मुर्तकिब हुई हैं। अब या तो 10 मस्कीनों को दोनों वक्त खाना खिलाकर कुफारा अदा करें या लगातार 3 रोजे रखकर। 3 रोजों का कुफारा तो मैं बहुत पहले अदा कर चुकी हूँ, कसम तोड़ने से पहले। कसम तो दूसरे ही दिन टूट गई थी। मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन करके सारी बातें बता दी थीं। उन्होंने ही गैब की बातें बताने वाले फ़कीर के पास गज़ल के अब्बू को भेजने का मशवरा दिया था। क्या अब भी इस बात का इनकार करोगे कि वो गैब की बातों से नावाकिफ़ है? जिसे आप गैब कह रही हैं उसे कशफ से ताबीर किया जा सकता है। कशफ ही सही, उससे कहो जिस तरह नोटों के बारे में उसने कशफ से बता दिया था उसी तरह हमारी मुराद के मुतल्लिक भी बता दे। मैं अजीब मुसीबत में फंस गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। चाहता तो झूठा बहाना बनाकर उनसे निजात हासिल कर सकता था, मगर जब से मालूम हुआ था कि कुरान में अल्लाह ताला की झूठों पर लानत आई है, मैंने झूठ से तौबा कर ली। अचानक बिजली के कौंदे की तरह जहन में ख्याल आया, आपने कीनू की उस फांक का क्या किया जो उस फकीर ने दी थी? अच्छी तरह साफ करके एक धुले हुए पाक रुमाल में लपेट कर रख दी है। वो बोली, जब भी उसको देखती हूँ नाले वाले फकीर की करामात की पहले से ज्यादा कायल हो जाती हूँ। उसकी दी हुई फांक बिल्कुल ताज़ा है, हालांकि अब तक तो उसे सूख जाना चाहिए था। मेरी माने तो सींध कर रखने की बजाय उसे खा जाएं। अगर मैं उसे खा लूं तो हमारी मुराद पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। इस तरह मुझे झूठ भी बोलना नहीं पड़ा और उनसे जान भी छूट गई। अगले रोज रक्षी के घर दावत हुई। इतनी अजीमो शान दावत ना पहले कभी मुझे दी गई थी, ना बाद में कभी नसीब हुई। ऐसा मालूम होता था जैसे शहर भर के अदीब, शायर, अदाकार, मौसीकार और ना जाने किस किस फन के माहिरीन को इकट्ठा कर लिया गया हो। मेरी हैसियत एक ऐसे नादिरो नायाब हीरे की थी जिसे हर मेहमान को दिखाना और उससे दाद चाहना लाजमी समझ लिया गया। मुझे मुतअद्दिद तहाइफ भी मिले। दावत के बाद अब्बा जी तो घर चले गए, मुझे और भाईजान को ठहरना पड़ा, क्योंकि ये किस तरह मुमकिन था कि इतने बहुत से फनकार दावत में आएं और खाने पीने का हक अदा किए बगैर चले जाएं। पूरी रात फनकार अपने फन का मुजाहरा करते रहे, लेकिन मुझे 2 बजे के बाद ही से नींद आना शुरू हो गई और 2:30 बजे तक भाईजान के कंधे से टेक लगाकर ऐसी गहरी नींद सो गया कि पता ही नहीं चला कि किस किस ने गाने गाए और किस किस ने लतीफ़े सुनाए। तकरीबन 5 बजे अचानक भाईजान ने मुझे झिंझोड़ कर जगा दिया। उस वक्त कोई गवैया पक्का राग सुना रहा था। पूरी महफिल पर ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। मैं समझा कि भाईजान मुझे पक्के राग से महफूज कराना चाहते हैं, इसलिए संभल कर बैठ गया और आंखें मलने और राग सुनने में मसरूफ हो गया। भाईजान ने दोबारा मेरी कमर में ठोकर रसीद किया।
मैंने उनकी तरफ देखा तो उनका चेहरा इस बुरी तरह बिल्कुल सफेद हो रहा था जैसे किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो, और वो लरसते हुए हाथ से उस सिमत में इशारा कर रहे थे जहां खवातीन बैठी थीं। वो मुकाम नीम तारीख था, लेकिन रक्शी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। वो सबसे आगे बैठी मौसीकी के जीरो बम में गुम थी। भाभी के बारे में कुछ कह रही हैं? मैंने सरगोशी में पूछा। भाईजान का इशारा करता हुआ हाथ बेजान सा होकर उनकी गोद में गिर गया और मुंह मेरे कान के करीब आ गया। नहीं, उन्होंने कहा, शायद तुमने उसे नहीं देखा। किसे? उसी को जिसका नाम क्या नाम बताया था तुमने? वो बाकायदा इस तरह कांप रहे थे जैसे सर्दी चढ़ रही हो। आपकी तबीयत खराब हो रही है, मैंने उठते हुए कहा। मैं भाभी से कहकर आपके लेटने का इंतजाम कराता हूँ। भाईजान ने मेरे कुर्ते का दामन इतने जोर से खींचा कि मैं उन पर गिरते गिरते बचा। क्या नाम था उस गंजी का जिसके एज़ा को हमने तेजी से जुड़ते हुए देखा था? उन्होंने तेज सरगोशी में पूछा। लोग राग में इतने महव थे कि किसी ने उनकी सरगोशी नहीं सुनी। नागफनी? हाँ वही, भाईजान ने कहा। मैंने अभी अभी नागफनी को देखा है। खुदा की पनाह, मेरा दिल किसी तरह ठिकाने नहीं आ रहा। यहां देखा है? उधर। उन्होंने दोबारा खवातीन वाले हिस्से की तरफ इशारा किया। वो गंजी हवा में तैर रही थी। औरतों के सरों पर भाईजान को झुरझुरी आ गई। औरतों के सरों पर एक बड़े गिद्ध की तरह उड़ती फिर रही थी। एक रोज कबल मैंने भी अपने कमरे में नागफनी की मुहीब झलक देखी थी, लेकिन मैं उसके तसव्वुर से निजात हासिल करने के लिए अब्बा जी के कमरे में चला गया और भूल भाल गया। अब भाईजान कह रहे थे कि वो उन्हें यहां नजर आई थी। अब तो दिखाई नहीं दे रही है? मैंने पूछा। नहीं, भाईजान ने कहा, मगर मेरा दिल अभी तक कांप रहा है। ऐसी बेहुदा और डरावनी शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी। हालांकि वो उस वक्त देख चुके थे जब हमने कमरे के फर्श की मिट्टी हटाई। अब दिखाई नहीं दे रही है तो उसे भूल जाइए। समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं देखा। नामुमकिन है। उस हैबतनाक औरत को कितनी ही कोशिश क्यों ना करूं, हरगिज ना भुला सकूंगा। कोशिश तो कीजिए, मैंने कहा। उसी वक्त पक्का राग इख्तिताम को पहुंचा। लोग तारीफी अंदाज में जोर जोर से तालियां बजाने लगे। मैं तालियां बजाने में शरीक हो गया और भाईजान को भी मजबूर किया कि वो तालियां बजाएं। इसके बाद उस मुकाम पर जिसे स्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, एक कॉमेडियन आया और मुख्तलिफ अदाकारों की आवाज़ों की नकल करते हुए मुकाल में सुनाने लगा। चोरी मेरा पेशा है और नमाज मेरा फर्ज। मोहम्मद अली इस जुमले को यूं कहते, नदीम यूं कहते, सुल्तान रही यूं कहते, बाबरा इस तरह कहती और नैयर सुल्ताना इस तरह अदा करती। इतनी बेहतरीन नकल की थी कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ गए। मैंने खवातीन वाले हिस्से की तरफ देखा। रक्शी और उसके साथ बैठी हुई औरतें लौट पोट हुई जा रही थीं। भाईजान की तरफ देखा। पूरी महफिल में वो वाहिद शख्स थे जो हवनकों की तरह आंखें फाड़े बैठे थे और बेचैनी से पहलू पर पहलू बदल रहे थे।